हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन इस वीडियो के अंदर से बात करेंगे पटवार 2025 के कंप्लीट सार संग्रह कंप्यूटर के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। साथ इस क्लास को पढ़ के आपको मज़ा भी आने वाला है साथियों, पर मैं ये नहीं कह सकता कि हूबहू छप जाएगा, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि आपको जितने भी आपके एग्जाम में सवाल आए वो सारे के सारे आपके हल हो जाएंगे साथियों। तो स्टार्ट करते हैं। जो सारी की सारी जो क्लास है साथियों, ये आपकी शॉर्ट नोट्स पर होने वाली है, या फिर बोल सकते हो कि आपका कंप्यूटर का एक क्यूबिक रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले बात करें अपन कंप्यूटर के बारे में। जो कंप्यूटर की आपके पास में विशेषताएं दे रखी हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं आपके पास में आती हैं। तो सबसे पहले साथियों क्या दे रखी है, स्पीड दे रखी है। इसके अंदर से क्या होता है, जो साथियों जो कंप्यूटर होता है उसकी जो गति होती है वो क्या होती है साथियों, आपको ज़्यादा देखने को मिल जाती है। या फिर ये बोल सकते हैं कि कंप्यूटर बहुत ही उच्च गति या फिर उससे प्रोसेस करता है, ये भी थोड़ा सा याद रख सकते हो, या फिर डेटा को प्रोसेस कर सकता है। दूसरी बात करें तो साथियों, कंप्यूटर प्रोसेस की जो स्पीड होती है उसको किस में मापा जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है, ये भी याद रखना। लेकिन वर्तमान में कंप्यूटर 1 सेकंड में 10 मिलियन से भी अधिक निर्देशों को क्या कर सकता है साथियों, प्रोसेस कर सकता है। तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि जो कंप्यूटर की गति होती है वो MIPS में मापा जाता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है। दूसरा बात करें अपन सटीकता, शुद्धता या फिर एक्यूरेसी, ये भी इसकी विशेषता आती है। इसका मतलब ये हुआ कि साथियों आपने जो रिजल्ट चाहा, आपने जो अप्लाई किया 2+2 तो आपको 4 ही बनाकर देगा, कभी भी ये 6 नहीं देगा, इतनी एक्यूरेसी इसके पास में रहती है। दूसरा बात करें लगन, परिश्रमता और क्षमता, अपन बोल सकते हैं। देखो इसका मतलब ये होता है कि साथियों जो कंप्यूटर होता है वो बिना थके कंटिन्यू काम करता रहता है। जैसे आप क्या करते हो कि 2 घंटे पढ़े, 2 घंटे बाद में आप सोने चले जाते हो, तो इतना ही आपके पास में आपकी क्षमता है, इतना ही आपका लगन आता है। लेकिन जो कंप्यूटर होता है उसको आप कंटिन्यू 24 घंटे काम करा लो, वो करता रहेगा, कभी भी नहीं थकेगा। तीसरी विशेषता आती है साथियों व्यापक या फिर बहुमुखी उपयोगिता, अपन इसको बोल सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि साथियों जो कंप्यूटर होता है उसको आप कहीं पर भी प्रयोग ले सकते हो, जैसे स्कूल में, कॉलेज में, अस्पताल में, फैक्ट्री में, कहीं पर भी आप काम में ले सकते हो। दूसरा बात करें तो साथियों ऑटोमेशन का या स्वचालन वाला, ये क्वेश्चन आपका पिछली बार आया था, तो याद रखना है। तो इसका मतलब ये होता है कि कंप्यूटर में स्वचालन या फिर बोल सकते हो कि ऑटोमेशन का एक गुण पाया जाता है। इसका प्रयोग करने के बाद में जो इंसानी जो श्रम होता है, जो मेहनत होती है और समय होता है, उसकी बचत होती है साथियों। जैसे एक प्रोसेस आपने लगा दिया तो बाद में उस पर आपने कमांड दे दी, तो वो ऑटोमेटिकली उसी कमांड पर काम करता रहेगा। ये नहीं बोलेगा कि मेरे को ये करना है, नहीं, उसको ये जैसे आपने दे दिया कि 2 पेज प्रिंट करने हैं, 2 पेज काम करना, तो 2 पेज प्रिंट करता ही रहेगा वो। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं साथियों विश्वसनीयता। इस ये भी आपके पास में कंप्यूटर की विशेषता देखने को मिल जाती है। इसके अंदर से क्या होता है कि कंप्यूटर समान डेटा सेट पर हमेशा एक ही तरह के क्या देता है, आपको रिजल्ट देता है। ठीक है। दूसरा बात करें तो स्टोरेज के अंदर से आपको पता ही है कि इसके अंदर से क्या होता है कि कंप्यूटर का जो संग्रहण क्षमता है, वह स्टोरेज जो क्षमता होती है वो बहुत अधिक होती है। ठीक है। ये सारी की सारी विशेषताएं आपके पास में देखने को मिल जाती हैं, और इन विशेषताओं से एक सवाल 100% आएगा, याद रखना है। ठीक है। अब बात करते हैं साथियों अपन जो कंप्यूटर की जनरेशन है उन पीढ़ियों के बारे में। पहली पीढ़ी है साथियों, तो देखो कब से कब तक है। पहली पीढ़ी है 1942 से लेकर 1955 तक होती है साथियों, याद रखना। इसके अंदर से जो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। और बात करें साथियों इसके अंदर से जो स्टोरेज डिवाइस थी वो पंच कार्ड या फिर मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग होता था। प्रोग्रामिंग जो भाषा थी साथियों, इसमें मशीनी भाषा और असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाता था साथियों। और इसके अंदर से साथियों किसी भी प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, मैनुअली इनपुट इसके अंदर से किया जाता था। ये क्या था साथियों, इसका आकार भी आपको बहुत बड़ा देखने को मिलता था, बहुत महंगा था, बहुत धीमा प्रोसेस करता था और बहुत ज़्यादा एनर्जी को ये कंज्यूम करता था। ठीक है। ये सारी के सारी इसकी विशेषताएं आ जाती हैं। बात करें साथियों इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, प्रथम पीढ़ी के तो ENI-AC आता है। दूसरा बात करें UNI-V-AC आता है। IBM 701 आ जाता है साथियों। दूसरा आ जाता है EDVAC। जिस भी लास्ट में AC आ रखा है तो वो समझ लेना कि वो प्रथम पीढ़ी का ही कंप्यूटर आ जाता है। दूसरा बात करते हैं साथियों दूसरी जो पीढ़ी आती है वो 1955 से लेकर 1964 तक आती है, याद रखना। इसके अंदर से क्या प्रयोग होने लग गया था, ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लग गया था। ठीक है। और जो स्टोरेज डिवाइस थी अपन बोल सकते हैं कि इसके अंदर से क्या थी, मेमोरी के रूप में क्या प्रयोग होने लग गया था, मैग्नेटिक टेप का प्रयोग होने लग गया था। ठीक है। बात करें इसके अंदर से जो भाषाएं थी वो फोर्टोन आ जाती हैं, कोबोल आ जाती है और बेसिक, ये भाषाओं का प्रयोग इसके अंदर से होता था। द्वितीय पीढ़ी के अंदर से साथियों जो बैच प्रोसेसिंग OS था उसका प्रयोग होने लग गया था।
नेक्स्ट बात करें तो इसके अंदर से क्या था कि जो पहली पीढ़ी था उससे छोटा आकार इसके अंदर से हो जाता है। उदाहरणों के बारे में बात करें तो IBM 1400 होता है, CDC 1604 आ जाता है, CDC 3600 आ जाता है। तीसरी पीढ़ी के बारे में बात करें तो साथियों तीसरी पीढ़ी 1964 से 1975 तक चलती है, जिसके अंदर से इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होने लग गया था। ठीक है, IC का प्रयोग होने लग गया था। बात करें इसके अंदर से जो स्टोरेज डिवाइस थी वो मैग्नेटिक डिस्क आ जाती है, हार्ड डिस्क का उसका प्रयोग होने लग गया था। और तीसरी पीढ़ी के अंदर से उच्च स्तरीय जो भाषाएं जैसे C++ का प्रयोग इसमें होता है। ठीक है, और यहाँ पर से मल्टी प्रोग्रामिंग OS का प्रयोग होने लग गया था। ठीक है, तीसरी पीढ़ी के अंदर से बात करें तो कौन कौन से आपको उदाहरण मिलेंगे। PDP 11 मिल जाता है। दूसरा बात करें IBM 3600 मिल जाता है, IBM 3600 नहीं, IBM 360 है और IBM 370 है। ये तीनों चारों याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसके बारे में साथियों, चौथी पीढ़ी के बारे में। चौथी पीढ़ी कब से कब तक है साथियों, ये 1975 से लेकर 1989 तक चलती है और इसके अंदर से माइक्रो प्रोसेसर चिप का प्रयोग होने लग गया था। बोल तो VLSI का प्रयोग होने लग गया था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसकी फुल फॉर्म आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही बात करें तो इसके लिए स्टोरेज के लिए SSD या फिर बोल सकते हो कि ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग होने लग गया था। चौथी पीढ़ी के अंदर से साथियों ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस जो OS था उसका प्रयोग होने लग गया था, जैसे विंडोज़ हो गई, लिनक्स हो गई, मैक हो गई, इनका प्रयोग होने लग जाता है। ठीक है, दूसरा बात करें साथियों इसके अंदर से कौन कौन से आते हैं, Carry Z, Apple 11, DEC 10 आ जाती हैं। ये सारे के सारे इसके उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे चौथी पीढ़ी के। अब बात करते हैं लाड लो पाँचवीं पीढ़ी के बारे में। ठीक है, पाँचवीं पीढ़ी का है ये 1989 से लेकर वर्तमान तक होता है साथियों। इसके अंदर से माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होने लग गया था और ULSI का प्रयोग होने लगा था, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग होने लग गया था साथियों। साथ ही बात करें तो इसमें से स्टोरेज डिवाइस थी वो ऑप्टिकल डिवाइस और साथ ही क्लाउड स्टोरेज का प्रयोग होने लग गया था। इसके अंदर से भाषाओं के बारे में बात करें तो C++, जावा इनका प्रयोग होता है। वर्तमान में जैसे अपन बोल सकते हो कि AI का प्रयोग इसमें हो रहा है। ठीक है, और उदाहरणों के बारे में बात करें तो IBM आ गया, लैपटॉप वगैरह इनका प्रयोग होता है। ये 5 पीढ़ियाँ हैं, ये याद रखना है। दूसरी बात बता देता हूँ साथियों कि कंप्यूटर के जो सवाल आएंगे वो आपको इंग्लिश में पढ़कर करने हैं, जिससे आपको आसानी से आप कर सकोगे। हिंदी में ऐसे अटपटे वर्ड लिखे रहेंगे उसको आप नहीं समझ पाओगे। तो इसीलिए मेरी पर्सनल राय है कि साथियों जो कंप्यूटर के सवाल हैं तो उनको आप थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ना। कल एक साथी ने एक सवाल पूछा था, उसको हिंदी में कुछ पता नहीं क्या लिख रखा था, मेरे ध्यान में नहीं है। तो ये है कि इंग्लिश में पढ़ना है आपको, इंग्लिश में पढ़ोगे तो वो सवाल आपको आराम से समझ में आ जाएगा। बेसिक चीज़ें आपकी इंग्लिश में करते हो तो आपको आराम से याद रह जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं लाडले अपन कंप्यूटर के प्रकार के बारे में। अब जो कंप्यूटर होता है उसको 3 प्रकार के भागों में बांटा जाता है, एक अनुप्रयोग के आधार पर, दूसरा आकार के आधार पर, तीसरा उद्देश्य के आधार पर। अनुप्रयोग के आधार पर बात की जाए तो साथियों एनालॉग आ गया, डिजिटल आ गया और हाइब्रिड आ गया। एनालॉग के अंदर से क्या होता है साथियों, इसके अंदर से बात करें तो देखो मेन रूप से बात की जाए जो एनालॉग का जो प्रयोग होता है साथियों, इसका जो प्रयोग होगा वो भौतिक मात्राओं जैसे ताप, दाब, विद्युत प्रवाह आदि को मापने में किया जाता है साथियों। ठीक है, इसमें जो सिग्नल आएगा वो आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, इस प्रकार से। ठीक है, ये याद रखना। दूसरा बात करें तो साथियों एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरणों के बारे में बात की जाए, जैसे एमीटर हो गया, वोल्टमीटर हो गया, घड़ियाँ हो गई, थर्मामीटर हो गया, इनके बारे में। दूसरा आ जाता है साथियों डिजिटल। डिजिटल के अंदर से क्या होता है साथियों, बाइनरी पर काम होगा, 0 1 के ऊपर से काम होता है, ये भी याद रखना। जैसे अपन माइक्रो कंप्यूटर इसका उदाहरण मान सकते हैं। हाइब्रिड बात करें तो साथियों एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, उसको अपन क्या कह सकते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कह सकते हैं साथियों। ठीक है, दूसरा बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर हैं। ये आकार के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। माइक्रो कंप्यूटर के अंदर से बात करें तो साथियों जैसे एप्पल का मैक आ गया। ठीक है, दूसरी बात करें तो दूसरा उदाहरण जाता है IMAC आ जाता है, IBM आ जाता है। ठीक है, सारे के सारे माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण आपको देखने को मिल जाते हैं। और वैसे बात की जाए तो माइक्रो कंप्यूटर हैं साथियों, इनको अलग अलग भागों में बांटा जाता है, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर आ गया, लैपटॉप कंप्यूटर आ गया और एक आ जाता है पॉमटॉप कंप्यूटर। ये सारे के सारे साथियों किसके प्रकार आपको देखने को मिलेंगे, माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण आपको देखने को मिल जाते हैं। दूसरा बात करते हैं अपन साथियों मिनी कंप्यूटर के बारे में। इसमें से क्या होता है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में मिनी कंप्यूटर क्या होता है, सस्ता होता है और कम शक्तिशाली होता है साथियों। इसका आकार भी आपको जो मध्यम आकार का आपको देखने को मिल जाता है। बात करें इसके अंदर से देखो किसका प्रयोग होता है, उदाहरणों के बारे में बात करें। मिनी कंप्यूटर के उदाहरण जैसे अपन बोल सकते हैं कि कौन सा K202 आ जाता है, TT 990 आ जाता है, SDS 92 आ जाता है, ये आपके पास में देखने को मिल जाते हैं। दूसरा बात करते हैं अपन मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में साथियों। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, ये बहुत ही महंगे होते हैं और इनका आकार में क्या होता है साथियों, मिनी कंप्यूटर से बड़े होते हैं, इसलिए उन्हें
बड़े से कमरे के अंदर से रखा जाता है और इनका जो संचालन के लिए प्रॉपर कूलिंग की आवश्यकता होती है वे भी याद रखना। और इनका जो प्रयोग होता है साथियों, जैसे रेलवे आरक्षण हो गया, बीमा क्षेत्र में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें प्रयोग किया जाता है साथियों। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है। बात करें मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरणों के बारे में तो जैसे Z800 आ जाता है, कौन सा आएगा साथियों, Z800 आ जाता है। दूसरा बात करें तो एक दूसरा तो कौन सा आएगा, दूसरा एक IBM का है, कौन सा है, IBM 4381 है, वो भी याद रखना। एक और IBM का है, कौन सा आता है साथियों, IBM आ जाता है, कौन सा 4300 आ जाता है, ये भी याद रखना। तो ये आपके सारे के सारे थोड़े से याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों अपन सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर के अंदर से क्या होता है, इसकी संगणन जो क्षमता होती है साथियों और कार्य करने की जो गति होती है, प्रोसेसिंग स्पीड होती है, वो क्या होती है साथियों, सर्वाधिक होती है। और ये थोड़े से बहुत ज़्यादा कॉस्टली आपको देखने को मिलती हैं, ये भी याद रखना। और इस पर एक से ज़्यादा व्यक्ति काम कर सकते हैं, याद रखना है साथियों। और बात की जाए सुपर कंप्यूटर के अंदर से तो परम 8000 याद रखना, आपको याद रखना। CDC इसके दर किसके द्वारा विकसित किया गया था साथियों, CDEC के द्वारा इसको विकसित किया जाता है। भारत का ये पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है, जिसका निर्माण कब होता है साथियों, 1991 में इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, दूसरा बात करें दुनिया का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो याद रखना CDC 6600 आपको याद रखना है। यह अमेरिका के द्वारा बनाया गया था, ये भी याद रखना है। ठीक है, और इन सुपर कंप्यूटर का जो प्रयोग होता है साथियों, जैसे मौसम की भविष्यवाणी करने में, भूकंप की जानकारी देने में, अंतरिक्ष अनुसंधान प्रयोगशालाओं में, वैज्ञानिक अनुसंधानों में इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों अपन उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटरों का प्रकार अपन ने 2 भागों में बांटा है। तो इसके अंदर से सामान्य उद्देश्य आपको देखने को मिल जाता है। इन कंप्यूटर में क्या होता है साथियों, विभिन्न प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है। यह सभी कार्य प्रकृति के होते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग आ गया, कार्य करना गया, लेटर लिखना हो गया, डेटाबेस बनाना हो गया, ये सामान्य उद्देश्य आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करें, एक विशिष्ट क्षेत्र होता है जहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य होता है, जैसे अंतरिक्ष अनुसंधान हो गया, रक्षा क्षेत्र में हो गया, कृषि विज्ञान में हो गया, ये विशिष्ट उद्देश्य हो जाते हैं। इस प्रकार से इनको डिवाइड किया गया है। अब बात करते हैं साथियों अपन कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग होती है उसके बारे में, या फिर बोल सकते हैं कि कंप्यूटर की कार्य प्रणाली के बारे में बात करते हैं। मेन रूप से बात करें लाडले तो कंप्यूटर के भागों के बारे में अपन देखने वाले हैं। इसमें से 3 भाग आपको देखने को मिलेंगे, तो CPU मिलेगा, एक इनपुट डिवाइस मिलेंगे, एक आउटपुट डिवाइस आपको देखने को मिलेंगे। CPU के बारे में बात करें तो इसको भी 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो कंट्रोल यूनिट आता है, एक अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट आता है, एक मेमोरी आ जाता है साथियों। इनपुट के बारे में बात करें जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, पेन हो गया, वगैरह वगैरह सारे के सारे इनपुट डिवाइस हैं साथियों, याद रखना। आउटपुट के बारे में बात करें तो यूज़र को जो चीज़ मिलती है उसको अपन आउटपुट के रूप में मान सकते हैं, जैसे मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्कैनर, प्रिंटर, प्लॉटर, ये सारे के सारे साथियों आउटपुट आपके पास में देखने को मिल जाते हैं, या फिर आउटपुट यूनिट के रूप में इसको बोल सकते हो। अब बात करते हैं साथियों अपन हार्डवेयर के बारे में। देखो सॉफ्टवेयर का अपन आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, नो टेंशन। अब हार्डवेयर का जो वर्गीकरण है साथियों 4 प्रकार से किया गया है। CPU इनपुट आउटपुट आ गया, ठीक है, और दूसरा आ जाता है मेमोरी। इस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बात करें CPU के बारे में तो CPU को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा, एक तो CPU आ जाता है, CU आ जाता है, ठीक है, दूसरा आ जाता है ALU आ जाता है, और तीसरा बात करें तो साथियों CPU रजिस्टर आ जाता है। इसमें CU की फुल फॉर्म बात करें तो साथियों कंट्रोल यूनिट आ जाती है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट आ जाती है साथियों, और ये कि CPU रजिस्टर होता है, ठीक है, ये भी एक मेमोरी का ही पार्ट माना जाता है साथियों। आगे बात करते हैं, देखो आगे किसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपन इनपुट डिवाइस के बारे में। तो सबसे पहले बात करें इनपुट डिवाइसों के अंदर से इनपुट का किसका नाम आता है, कीबोर्ड का नाम आता है। कीबोर्ड के ऊपर से साथियों 101 से लेकर 108 की आपको देखने को मिल जाती है। एक कंप्यूटर में जो सबसे जो प्रचलित चीज़ होती है साथियों क्यूटी होती है। इस शब्द को थोड़ा सा याद रखना, कीबोर्ड से संबंधित कोई सवाल आएगा तो 100% इससे बन सकता है, ठीक है। अब बात करें तो जो कीबोर्ड होता है उस कीबोर्ड के अंदर से कौन कौन सी कुंजियाँ होती हैं, फिर कौन कौन सी कीज होती हैं, उनके बारे में बात करें तो सबसे पहले आती हैं अल्फ़ाबेट वाली, या फिर बोल सकते हो कि वर्णमाला कुंजियाँ। इसको बात करें तो इनकी संख्या 26 होती है साथियों, याद रखना है। न्यूमेरिक की के बारे में बात करें तो 10 संख्या होती है, 0 से लेकर 9 तक की। दूसरा बात करें साथियों तो फंक्शन कीज होती हैं, जो F1 से लेकर F12 तक आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। F1 के अंदर से बात करें तो इसका काम होता है हेल्प का, दूसरा F2 का रीनेम का होता है, F3 का बात करें तो सर्च का होता है, F5 के बाद में रिफ्रेश का होता है, और F12 का जो होता है साथियों वो सेव एज का आपको पास में देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करें साथियों एरो कीज़ आपको देखने को मिलेंगी, जिसके अंदर से ऊपर नीचे लेफ्ट राइट और ये हैं सारे के सारे आपको एरो कीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। अब बात करते हैं साथियों देखो मॉडिफायर की के बारे में।
ये जो मॉडिफायर कीज होती हैं साथियों, इसको कॉम्बिनेशन कीज के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों चीज़ें आपको नाम याद रखना है, इनका प्रयोग कर आप थोड़ा सा अलग काम कर सकते हो। तो कौन कौन सी होती हैं, अल्ट कंट्रोल शिफ्ट होती हैं, ये याद रखनी है। कौन कौन सी अल्ट कंट्रोल शिफ्ट होती हैं याद रखना। सीधा सीधा सवाल आपसे पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से मॉडिफायर कीज कौन सी हैं, निम्नलिखित में से कॉम्बिनेशन कीज कौन सी हैं। तो ये तीनों चारों याद रखनी है। टॉगल कीज के बारे में बात करें तो साथियों, टॉगल कीज कौन कौन सी हैं, कैप्स लॉक, नम लॉक आ जाती है, स्क्रॉल लॉक आ जाती है। सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों अपन, स्पेशल कीज़ भी होती हैं कीबोर्ड के अंदर से कौन कौन सी हैं। एक्सेप्ट होती है, टैब आ गया, एंटर हो गया, डिलीट हो गया, बैक स्पेस हो गया, स्पेस बार हो गया। सारे के सारे आपको याद रखना है। अगर टैब को यूज करोगे साथियों तो पॉइंट 5 है वो वहाँ पर से जंप कर जाता है। इसका प्रयोग अगर बात करें जैसे अपना एक्सेल में करेंगे तो देखो यहाँ पर से कुछ चीज़ लिख रहे हो तो यहाँ पर से लिखते हुए आपने एक्सेप्ट दबाया तो ये आगे वाले पे चला जाता है या फिर पीछे वाले पे चला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो आगे वाले पे जाएगा ये, ठीक है। स्पेस बार होती है वो सबसे लंबी होती है। देखो जब आप कीबोर्ड देखते हो तो यहाँ पर से एक बड़ा सा ऐसा लिखा रहता है, जो बटन होता है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, स्पेस बार बोल सकते हैं, ठीक है। टैब का यूज करोगे ना तो ये 5.5 इंच है वो आगे जाएगा, ये याद रखना है। एक्सेप्ट का है मतलब क्या होता है साथियों, जैसा भी आप काम कर रहे हो वो सारा का सारा यहाँ पर से कैंसिल कर दिया जाता है, इसका प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी, मेन जो चीज़ें थी कीबोर्ड के बटनों के बारे में थी। अब बात करते हैं पर माउस के बारे में साथियों। माउस क्या होता है साथियों, एक पॉइंटर डिवाइस होती है, याद रखना। इसमें से इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, एक चौकोर सा जो होता है उसको अपन क्या कह सकते हैं, माउस पैड होता है, जो इससे अलग होता है, याद रखना, ठीक है। और इसके अंदर से एक बात करें तो देखो ये माउस पैड है, इससे भी संबंधित सवाल आया हुआ है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। ये देखो इसके अंदर से जो माउस होता है, इस माउस के अंदर से आपको 3 बटन देखने को मिलेंगे। एक तो लेफ्ट बटन हो गया, दूसरा राइट बटन हो गया, और ये बीच वाला क्या हो गया साथियों, स्क्रॉल बार हो जाता है। अब इनके बारे में बताऊंगा थोड़ा सा। जैसे लेफ्ट बटन क्या काम करता है, लेफ्ट बटन के अंदर से बात करें तो इसको अगर सिंगल क्लिक करते हो तो ऑब्जेक्ट को क्या करता है, वो सिलेक्ट कर देता है साथियों। अगर डबल क्लिक कर देते हो तो क्या करता है, एक वस्तु को ओपन कर देता है। राइट में बात करें तो साथियों जो लाइट इसमें अंदर क्या होता है कि जो भी इसने इसको उसके मेन रूप से बात करें तो इसको मेन्यू है ना, उस मेन्यू को ओपन कर देता है। नेक्स्ट बात करें टच पैड, ये भी एक इनपुट डिवाइस आपको देखने को मिलेगी। जो लैपटॉप होता है उस लैपटॉप के अंदर से इस प्रकार से एक नीचे से लगा रहता है ना, उसको टच पैड कहा जाता है साथियों। जॉयस्टिक है जिस प्रकार से अपन गेम खेल सकते हो, तो ये भी आपके पास में से इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल हो गया। ट्रैक बॉल के बाद में बात करें तो साथियों कौन सा होता है, ट्रैक बॉल है ना, इसका जो प्रयोग होता है वो कहाँ पर से होता है साथियों, जहाँ पर से उसमें कैड का जो प्रयोग होता है, डिजाइनिंग के अंदर से इसका प्रयोग किया जाता है। लाइट पेन के बारे में बात करें तो साथियों इसके अंदर से क्या होता है, एक प्रकार का ये कैसा होगा, मतलब लाइट से काम करता है। मेन चीज़ से बात ये अपन ये बोल सकते हैं कि लाइट सेंसिटिव पॉइंटिंग डिवाइस अपन इसको कह सकते हैं। पैन के जैसी ही क्या करती होती है साथियों। दूसरा बात करें तो एक स्कैनर हो जाता है, ये भी आपके पास में एक इनपुट आ जाता है साथियों। दूसरा बात करें एक डिजिटाइजर के बारे में बात करते हैं। डिजिटाइजर क्या होता है, देखो इसका जो प्रयोग होगा, जो हस्तलिखित रूप से डेटा को इनपुट करना, इसका मेन रूप से आपको देखने को मिल जाता है। माइक बात करें तो साथियों माइक्रोफोन होता है, ये भी आपको एक क्या होता है साथियों, इनपुट डिवाइस आ जाता है। डिजिटल कैमरा आ गया साथियों, ये भी एक इनपुट डिवाइस होता है। वेब कैम भी एक कैमरा होता है साथियों। BCR बार कोड रीडर इसको कहा जा सकता है। एक साथियों याद रखना, कौन सा नहीं लिखा इस बंदे ने, एस पेन नहीं लिखा। कौन सा नहीं लिखा साथियों, एस पेन होता है। जिस प्रकार से मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको एस पेन कहा जाता है, फिर स्टाइलिस कहा जा सकता है। ये भी याद रखना, ये भी क्या होता है साथियों, एक इनपुट डिवाइस होती है। दूसरा बात करें साथियों एक MICR आता है, जिसको बोला जाता है कि मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर इसको कहा जा सकता है। मेन रूप से बात करें तो साथियों ये किसके लिए प्रयोग होगा, ये जो चेक पढ़ने के लिए काम आता है। जो बैंक होता है, बैंक वालों के अंदर से जो चेक दिया जाता है उनको पढ़ने के लिए काम आता है, जिसके ऊपर से आपको 9 अंक दिखाई देते हैं। इसके बारे में बात करें तो इसके जो पहले 3 अक्षर हैं वो साथियों सिटी को बताएंगे, दूसरे 3 अक्षर हैं वो बैंक को कोड को बताएंगे, और तीसरे लास्ट वाला जो 3 कोड हैं साथियों वो किसके बारे में बताएंगे, उसकी ब्रांच कोड के बारे में बताते हैं। दूसरा बात करते हैं OMR के बारे में साथियों। तो इसके अंदर से इसको फुल फॉर्म होती है साथियों, ऑप्टिकल मार्क रीडर इसकी फुल फॉर्म होती है, याद रखना है, क्योंकि आप OMR फिल कर आओगे तो याद रखना है साथियों, ठीक। बाद में एक और बच जाता है साथियों इनपुट डिवाइस के अंदर से OCR, जिसको क्या कहा जाता है साथियों, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन इसको कहा जा सकता है साथियों। इसके अंदर से मेन रूप से क्या होता है साथियों, ये जो हस्तलिखित जो करेक्टर होते हैं उसको पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और OCR की जो आविष्कार किया गया था साथियों EG बर्ग के द्वारा किया गया था, ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। एक दो चीज़ और नहीं लिखी इस भाई ने, थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ आपको साथियों। क्या होता है साथियों, यहाँ पर से QR कोड आपने देखा होगा, ठीक है। QR कोड से अंदर से क्या होता है साथियों, इसको इसकी फुल फॉर्म बात करें तो इसको क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स कोड इसको कहा जा सकता है, याद रखना, ठीक है। और QR कोड होता है, उसकी कोड की जो लेंथ होती है वो 15 बिट आपको देखने को मिल जाती है। एक बॉक्स वाला आपसे पूछा गया है साथियों, तो याद रखना 3 बॉक्स इसमें से आपको देखने को मिलेंगे, और कौन से में राइट साइड के अंदर से
यहाँ पर से आपको ये बॉक्स है ये अनुपस्थित होता है, याद रखना कि यहाँ पर से नहीं होता है, ठीक है। और बात करें जैसे टच स्क्रीन हो गया, टच स्क्रीन भी अंदर से क्या होता है साथियों, एक इनपुट डिवाइस के अंदर से शामिल किया जा सकता है साथियों। एक और बात करें, देखो जैसे स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस होता है वो भी आपको इनपुट डिवाइस के अंदर से शामिल किया जा सकता है। ये सारे के सारे साथियों अपन क्या थे, इनपुट डिवाइस के रूप में अपने देखे थे। अब बात करते हैं अपन आउटपुट डिवाइस के बारे में। आउटपुट डिवाइस कौन सी होती हैं साथियों, जो यूजर को आउटपुट मिलता है उसको आउटपुट डिवाइस कहा जा सकता है। और आउटपुट डिवाइसों को अपन दो भागों में बांटते हैं, एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस आती है, दूसरी हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस आती है। सबसे पहले बात करें अपन सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करते हैं। इसमें कौन कौन से होंगे, जैसे प्रोजेक्टर हो गया, स्पीकर हो गया और मॉनिटर हो गया। ये मेन रूप से आपको देखने को मिल जाता है साथियों। इसके अंदर से सबसे पहले बात करें तो प्रोजेक्टर आपको पता है, स्पीकर भी आपको पता है साथियों, और मॉनिटर भी आपको पता है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें थोड़ा सा याद रख लेना साथियों। एक चीज़ थोड़ी सी और बता देता हूँ, जैसे मॉनिटर होता है आपको दो प्रकार का देखने को मिल जाता है, ठीक है। सबसे पहले बात करें तो एक तो CRT मॉनिटर होता है, एक होता है FPD मॉनिटर होता है। CRT मॉनिटर क्या होता है साथियों, इसमें से कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर इसको प्रयोग किया जा सकता है साथियों, ठीक है। दूसरा बात करें तो FPD मॉनिटर होता है साथियों, उसको क्या कहते हैं, फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर कहा जाता है। ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसके बारे में, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस के बारे में। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करें तो साथियों आज के टाइम में प्लॉटर है, ये बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना। इसको मैं पहले ही हाईलाइट कर देता हूँ। प्लॉटर के बारे में बात करें तो क्या होता है, यह एक उच्च गुणवत्ता वाले चित्र, ग्राफ और आदि को प्रिंट करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। और सबसे उत्तम श्रेणी का प्रिंटर माना जाता है, ठीक है। यह भी याद रखना प्लॉटर। और वैसे देखा जाए तो प्लॉटर होता है, इसको दो श्रेणियों में बांट दिया जाता है। एक तो ड्रम पेन प्लॉटर हो जाता है साथियों, और दूसरा बात करें तो साथियों दूसरा कौन सा होता है, दूसरा आ जाता है फ्लैट बेड प्लॉटर आ जाता है। ये थोड़ा सा याद रखना। अब बात करते हैं लाडले अपन प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर के अंदर से क्या होता है साथियों, इसके अंदर से जो प्रिंट आउट को कागज़ के रूप में छापकर प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी याद रखना। और प्रिंटर को अपन दो भागों में बांटा जाता है, कौन कौन सा, एक तो कार्य करने के आधार पर बांटा जाता है और दूसरा तकनीकी के आधार पर अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो देखो कार्य के आधार के अंदर से बात करें तो कौन कौन सा आता है, एक तो आ जाता है करेक्टर प्रिंटर आ जाता है, दूसरा लाइन प्रिंटर आता है और एक तीसरा आ जाता है साथियों पेज प्रिंटर आ जाता है। तो अब इनको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं अपन। देखो जैसे यहाँ पर से जो करेक्टर प्रिंटर होता है इसके अंदर से क्या होता है साथियों कि केवल एक समय में एक ही करेक्टर को प्रिंट करता है। दूसरा लाइन प्रिंटर क्या होता है, लाइन मतलब निकल रहा है कि लाइन से वो लाइन को प्रिंट करेगा। पेज प्रिंटर क्या होता है साथियों कि ये प्रिंटर एक बार में एक पेज को प्रिंट करता है। ये तो आपने पास में से अपने देख लिया। अब बात करते हैं देखो प्रिंट तकनीक के आधार पर, ये दोनों चीज़ें हैं साथियों प्रिंट तकनीक के आधार पर हैं, जिसमें से इम्पैक्ट प्रिंटर आ गया और दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आ जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में बात करें तो साथियों इसको देखो अपन ने आगे डिवाइड किया, सीरियल प्रिंट आ जाता है और दूसरा पैरेलल प्रिंटर आ जाता है। सीरियल में कौन सा आएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आ गया, डेजिबल प्रिंटर आ जाता है। ये सारे के सारे आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में बात करें तो थर्मल हो गया, इंजेक्ट हो गया साथियों, लेजर प्रिंटर आपको देखने को मिल जाता है। एक इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर से बात करें तो चेन प्रिंटर भी होता है, एक बेड प्रिंटर होता है, एक ड्रम प्रिंटर होता है साथियों। ये थोड़ा सा आपको याद रखना। एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ये तो इंजेक्ट है, ये इंजेक्ट है, और इसके अंदर से साथियों कौन सा होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर भी आपको देखने को मिल जाता है। एक दो और हैं साथियों, जैसे इसमें मोडेम आ गया, ये भी एक इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस आती है। फ्लेक्स मशीन आ जाती है, टच स्क्रीन भी आपके पास में से आउटपुट डिवाइस आपको देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं साथियों अपन मेमोरी के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको मज़ा आ रहा होगा, बढ़िया तरीके से आपका रिवीजन हो रहा होगा। मेरा मेन मकसद है कि साथियों जितने भी आपके पास में जो टॉपिक हैं उन सारे टॉपिकों के अंदर से एक बार आपको गुजारना। अब मेमोरी के बारे में बात करें तो साथियों क्या होता है, इसका मेन ही मकसद होता है कि ये जो है ना कंप्यूटर की एक दिमाग होता है और कुछ नहीं होता, मेन रूप से बात करें। या फिर बोल सकते हो कि इसकी फुल इसकी डेफिनेशन के बारे में कि डेटा को अस्थायी फिर स्थायी रूप से स्टोर करना ही काम किसका होता है, मेमोरी का आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करें साथियों जो मेमोरी होती है उसको दो प्रकार के भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा था साथियों, सबसे पहले बात करें तो प्राइमरी मेमोरी होता है, जिसको इंटरनल मेमोरी भी कहा जा सकता है या फिर मेन मेमोरी भी कहा जा सकता है, दोनों तीनों नाम एक ही के हैं। दूसरा बात करें तो साथियों सेकेंडरी मेमोरी या फिर एक्सटर्नल मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, इसको एक ही कहा जा सकता है। तो दो प्रकार की होती हैं, दोनों नाम आपको याद रखना है, ठीक है।
अब जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसके बारे में बात करते हैं। देखो प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सी चीज़ें आपको देखने को मिली। इस प्राइमरी मेमोरी को अपने दो भागों में बांट लिया जाता है, जिसमें से कोर मेमोरी आ जाती है, जिसमें से मैग्नेटिक मेमोरी आपको देखने को मिलती है। और दूसरा बात करें लाडले सेमीकंडक्टर मेमोरी, जिसको आईसी से निर्मित होती है, जिसमें से रैम आ गई, रोम आ गई, कैच मेमोरी आ गई और रजिस्टर आ गई। ये सारी की सारी आपको सेकेंडरी मेमोरी आ जाती हैं, जिसको प्राइमरी मेमोरी का ही है और सेमीकंडक्टर से बनी हुई मेमोरी मानी जाती है, याद रखना है। अब बात करते हैं साथियों सबसे पहले अपन किसके बारे में, रैम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले किसका प्रयोग होगा साथियों, रैम का प्रयोग होता है साथियों। अस्थायी मेमोरी होती है, कौन सी, रैम होती है। फिर वोलेटाइल आपको देखने को मिल जाती है। जैसे ही लाइट जाएगी तो जो आप काम कर रहे हो वो सारा का सारा डेटा उड़ जाता है। अब रैम है साथियों दो प्रकार की आपको देखने को मिलेगी। एक तो आती है एस रैम आती है और दूसरी डी रैम आती है। एस रैम होती है साथियों, इसमें से रिफ्रेश करने की नीड नहीं होती है, याद रखना। और जो डी रैम से महंगी थोड़ी सी ये होती है, याद रखना, और थोड़ी सी तेज़ भी होती है, ठीक है। और इसका जो प्रयोग होता है साथियों कैच मेमोरी के साथ में किया जाता है। सीधा सीधा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि एस रैम का प्रयोग किसके साथ होता है, तो कैच मेमोरी के साथ में होता है। दूसरा बात करते हैं डी रैम के बारे में साथियों। तो डी रैम की फुल फॉर्म बात करें तो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जा सकता है। और उस वाले की बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको कहा जा सकता है, ठीक है। इसको रिफ्रेश की नीड होती है, याद रखना। और ये एस रैम से सस्ती होती है और धीमी होती है। और इसका जो प्रयोग होता है साथियों मुख्य मेमोरी के साथ में कर लिया जाता है। अब बात करते हैं किसके बारे में साथियों, अपन रोम के बारे में बात करते हैं। रोम की फुल फॉर्म बात करें तो साथियों क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी इसको कहा जाता है। ये भी याद रखना साथियों, नॉन वोलेटाइल होती है, मतलब कि स्थिर होती है, ठीक है। जैसे ही लाइट जाएगी तो आपका जो डेटा है वो आपको क्या होता है साथियों उड़ेगा नहीं, या फिर कंप्यूटर बंद हो जाता है तो अपने पास में से जो डेटा है वो आपका उड़ेगा नहीं, वो वहाँ पर रहेगा। अब रोम को साथियों दो प्रोग्राम में होते हैं, या कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बात करें तो बायोस होता है, और दूसरा बात करें तो साथियों कौन सा नहीं लिखा है यहाँ पर से, दूसरा जो आता है वो आता है साथियों पोस्ट आता है, ठीक है। इस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। तो मेन रूप से बात करें तो रोम में मुख्य प्रकार से दो प्रोग्राम होते हैं, कौन कौन से, बायोस होता है और दूसरा होता है पोस्ट होता है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं बायोस के बारे में। तो इसके अंदर से क्या होता है कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसको कहा जा सकता है साथियों। यह एक सिस्टम प्रोग्राम होता है जिसमें से कंप्यूटर का बूटिंग प्रोग्राम जो क्या होता है साथियों स्टोर रहता है। जब कंप्यूटर चालू होता है तो स्वतः ही ये क्या हो जाता है साथियों, सूचना ग्रहण कर बूट हो जाता है, ये भी याद रखना साथियों। और कंप्यूटर की बूटिंग के बारे में बात करें तो साथियों जो इसके अंदर से क्या होती है, मुख्य रूप से दो प्रकार की आपको देखने को मिलती है। एक तो कोल्ड बूटिंग मिलेगी और दूसरा अपने पास में से कौन सी मिलती है, हॉट बूटिंग देखने को मिल जाती है। बात करें अपन कोल्ड बूटिंग क्या होती है साथियों, इसमें से क्या होता है कि कंप्यूटर पूर्ण रूप से क्या हो जाता है साथियों, बंद हो जाता है। वार्म बूटिंग के बारे में बात करें फिर इसको हॉट बूटिंग भी कहा जा सकता है, ये भी याद रखना। इसके अंदर से साथियों इसमें से जो कंप्यूटर होता है वो स्विच ऑफ नहीं होता, मतलब कि बंद नहीं होता है। ये क्या होता है, रीस्टार्ट बोल सकते हो या फिर रिबूट बोल सकते हो, ये वार्म बूटिंग के अंदर से किया जा सकता है। दूसरा बात करें साथियों पोस्ट क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इसको कहा जा सकता है साथियों, ठीक है। ये इसके अंदर से क्या होता है, ये जो है ना, ये डायग्नोस्टिक प्रोग्राम होता है, याद रखना। और कंप्यूटर के अंतर्गत जितने भी काम होते हैं, जैसे जैसे कंप्यूटर चलता रहता है और ये इसमें से प्रोसेस करता रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो अपन रोम के बारे में। रोम होता है, इसको तीन प्रकार के भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से हैं साथियों, पी रोम आ जाता है, दूसरा ईपी रोम आता है और तीसरा ईईपी रोम आता है। सबसे पहले बात करें पी रोम के बारे में साथियों, तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहा जा सकता है। इस मेमोरी में निर्माता कंपनी द्वारा सिर्फ एक बार डाटा लिखा जाता है, जिसे किंतु बार बार पढ़ा जा सकता है, ये भी याद रखना, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। मतलब कि साथियों सीधा सीधा सवाल आपसे पूछ सकता है कि कौन सी मेमोरी फिक्स है, तो पी रोम है वो फिक्स है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा आता है ईपी रोम के बारे में बात करें तो साथियों इसके अंदर से क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहा जा सकता है साथियों। इस मेमोरी के अंदर से क्या होता है साथियों, जैसे ही आपको आवश्यकता पड़ी आप जो यूवी रेज होती हैं उसके माध्यम से डेटा को डिलीट कर सकते हो और नया प्रोग्राम डाल सकते हो। दूसरा बात करते हैं साथियों ईईपी रोम के बारे में। इलेक्ट्रिकली इरेजेबली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसको कहा जा सकता है साथियों। इसके अंदर से क्या होता है, जो विद्युत इलेक्ट्रिक वेव होती हैं उसके द्वारा से डेटा को उड़ाया जा सकता है और दोबारा से नया डाटा डाला जा सकता है। जैसे इसका उदाहरण ईईपी रोम का उदाहरण बात करें तो पेन ड्राइव आप मान सकते हो, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, देखो अपन एक चीज़ याद रखना साथियों, कैच मेमोरी के बारे में बात करें तो कैच मेमोरी होती है ये सीपीयू रजिस्टर और रैम के बीच में काम करती है। ये कभी कभार सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है। या फिर बोल सकते हो कि सीपीयू रजिस्टर और मुख्य मेमोरी के बीच में कौन सा काम करता है, कैच मेमोरी काम करती है, ठीक है।
अब बात करते हैं, देखो गति के आधार पर इनका बंटवारा किस प्रकार से किया गया है। सबसे जो फास्ट आता है रजिस्टर आता है, फिर कैच आता है, फिर रैम आती है, फिर SSD आती है, फिर HDD आती है। ये कभी कभार पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं लाडले किसके बारे में, अपन जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसके बारे में। सेकेंडरी मेमोरी को दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा था साथियों, उसी के बारे में बात करें। एक तो होती है सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइसों के बारे में बोल सकते हो, स्टोरेज डिवाइस बोल सकते हो, जैसे अपन मैग्नेटिक टैप हो गया, चुंबकीय टैप हो गया। और एक दूसरा आता साथियों जिसमें से डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस अपन बोल सकते हैं, जैसे मैग्नेटिक डिस्क आ गया, फ्लॉपी डिस्क आ गया। इस प्रकार से अपन मान सकते हैं। बात करें अपन मैग्नेटिक डिस्क के बारे में तो सिक्वेंशियल एक्सेस होता है, डायरेक्ट एक्सेस आपको देखने को मिल जाता है। ऑप्टिकल के बारे में बात करें तो इसमें से CD आ गया, DVD आ गया, BRD आ गया, ठीक है। और CD को भी 3 भागों में बांटा जाता है। CD रोम आ गया, CD-RWORM आ जाता है साथियों, और CD-RW आ जाता है, ठीक है। फ्लैश के बारे में बात करें तो मेमोरी कार्ड आ गया, पेन ड्राइव आ गया, SSD आ गया। इस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया। अब बात करें साथियों अपन यूनिट ऑफ मेमोरी के बारे में। साथियों इससे सवाल बहुत बार पूछा जाता है, सरल सी चीज़ है लेकिन अपने याद नहीं रहती, याद भी कर लेते हैं फिर भूल जाते हैं, वहाँ पर जाकर अपन सवाल क्या कर आ जाते हैं, गलत कर आ जाते हैं। तो अपन थोड़ा सा इसको ध्यान में रख लेना साथियों। आपको PDF फाइल मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना, वैसे आपको PDF फाइल में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सबसे पहले बात करें तो यूनिट ऑफ मेमोरी के बारे में, तो सबसे पहले नाम आता है साथियों बिट का। बिट क्या होती है साथियों, मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट होती है, याद रखना साथियों। अब बात करें तो साथियों 4 बिट हैं, उस 4 बिट मिलने के बाद में एक निब्बल का निर्माण करते हैं। किसका करेंगे, 4 बिट मिलेंगी तो 4 बिट मिलकर एक निब्बल का निर्माण करती हैं। अब आगे बात करें तो साथियों देखो 8 बाइट के बारे में बात करते हैं। तो 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं साथियों, बाइट कहा जा सकता है, या फिर बोल सकते हो कि 1 बाइट बराबर 8 बिट आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और बात करें अपन किलो बाइट में, KB में बात करें तो कितना जाता है साथियों, 1024 बाइट हैं, उसको बराबर आपको देखने को मिल जाता है। अब इनको अपन अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। देखो साथियों सबसे पहले बात करें तो बिट होती है, उसको 0 और 1 की फॉर्म में लिखा जाता है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करें, देखो 1 MB के बराबर बात करते हैं। तो एक KB अपने देख लिया, 1 KB बराबर कितना होता है साथियों, 1024 बाइट आपको देखने को मिल जाता है। उसी प्रकार से 1 MB के बारे में बात करें तो 1 MB कितने बराबर होती है साथियों, 1024 है, याद रखना थोड़ा सा यहाँ पर से गलत लिखा गया है। कितना साथियों, 1024 क्या आ जाता है साथियों, ये किलोबाइट में जाता है। दूसरा बात करें लाडले तो दूसरा जाता है 1 GB। तो 1 GB किसके बराबर होगी, 1024 MB के बराबर होगी। 1 टेराबाइट किसके बराबर होगी साथियों, 1024 GB के बराबर होगी। दूसरा बात करें, देखो यहाँ पर से चीज़ें लिखी गई हैं, 0 और 1 है वो बीट आ जाती है, 4 बाइट एक निब्बल आ जाती है, 8 और 2 ये इस प्रकार से मैंने सारी की सारी यहाँ पर लिख रखा है। दूसरा बात करें 1024 MB है वो किसके बराबर लिखा है यहाँ पर से, 1 GB के बराबर। 1024 GB है वो किसके बराबर, 1 TB के बराबर। 1024 TB है वो 1 PB के बराबर। PB बोले तो साथियों किसका जाता है साथियों, इसको जाता है पेटाबाइट कहा जा सकता है। 1024 पेटाबाइट किसके बराबर होंगी, 1000 EB के बराबर होंगी, क्योंकि एक्साबाइट के बराबर हो जाती है साथियों। 1024 एक्साबाइट हैं वो 1000 ZB के बराबर हो जाती है, जेटाबाइट इसको बोल सकते हो, ठीक है। 1024 जेटाबाइट किसके बराबर होंगी, 1000 योटाबाइट के बराबर होंगी। और 1000 योटाबाइट किसके 1024 योटाबाइट किसके बराबर होंगी, 1001 BB के बराबर होंगी, मतलब कि 1 ब्रोंटोबाइट के बराबर होंगे। और 1024 BB किसके बराबर होंगे साथियों, 1000 जिपोबाइट के पास में देखने को मिल जाती हैं, थोड़ा से याद रख लें। तो ये मेमोरी वाली यूनिट है, थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं कि जो कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर हैं उनके बारे में। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात आती है जो सॉफ्टवेयर होता क्या, देखो सबसे पहले उसके बारे में बात करें। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में या फिर सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो कंप्यूटर से कार्य करवाने के लिए हमें कंप्यूटर को क्या देने पड़ते हैं, इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं। और इन इंस्ट्रक्शनों के समूह को क्या कहते हैं साथियों, प्रोग्राम कहा जाता है। और इन प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं अपने, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से 3 प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर मिलेगा, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मिलेगा, तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिल जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर से मुख्य रूप से एक ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से कंप्यूटर के जो आंतरिक कार्यों को कंट्रोल करना, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्टोरेज डिवाइस आदि को क्या करना साथियों, कंट्रोल करने का काम होता है। अब बात करें देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। यहाँ पर से सिस्टम सॉफ्टवेयर, अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो प्रोग्राम आते हैं, सबसे पहले बात करें OS आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। दूसरा बात करें तो साथियों कौन सा था, यूटिलिटी प्रोग्राम आ गया, ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। दूसरा बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये भी इसी का पार्ट माना जाती है। और एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, ये भी इसी का पार्ट माना जाता है। ये सारे के सारे साथियों सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही पार्ट या फिर प्रोग्राम माने जाते हैं। अब इनको अपन थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ लेते हैं।
अपने पास में साथियों ओएस दे रखा है, अपने सिलेबस में दे रखा है साथियों। यहाँ पर से अपन तो थोड़ा ही पढ़ रहे हैं, वैसे मैंने जो कंप्यूटर पटवार के नाम से एक वो डाल रखी है प्ले लिस्ट, वहाँ पर जहाँ पर देख लेना साथियों। उसके अंदर से क्या दे रखा है आपको, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एकदम बढ़िया डिटेल में बता रखा है। 3 क्लास हैं, करीबन 15-15, 20-20 मिनट की क्लास हैं, उसमें से आपको 2x में भी देखोगे तो बढ़िया तरीके से सारे के सारे जो डाउट आपके ओएस के क्लियर हो जाएंगे साथियों। और उससे बाहर 100% है कि उससे बाहर सवाल नहीं बना सकता आपका अधीनस्थ बोर्ड का जो एग्जामिनर है वो। बात करें ओएस के बारे में साथियों, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है साथियों, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस होती हैं, उनको क्या करता है, कंट्रोल करने में या फिर मैनेज करने में कार्य करता है। ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरणों के बारे में बात करें तो लाइनक्स हो गया, इनक्स हो गया, डोस आ गया साथियों, विंडोज़ 95, 98, एनटी, विस्टा, ये सारे के सारे साथियों ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण आपको देखने को मिल जाते हैं। दूसरा बात करते हैं साथियों लैंग्वेज ट्रांसलेटर का। लैंग्वेज ट्रांसलेटर के अंदर से क्या होता है कि कंप्यूटर को दिए जाने वाले जो निर्देश होते हैं उसको भाषा में दिए गए वो अपनी भाषा में समझता है, उसलिए ट्रांसलेटर का चेंज किया जा सकता है साथियों। सबसे पहले बात करें कंपाइलर के बारे में कि कंपाइलर क्या काम करता है, ठीक है, इंटरप्रेटर क्या काम करता है, असेंबलर क्या काम करता है। एक चीज़ और देखी थी ना अपने, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं कि जो ये प्रोग्राम कंप्यूटर के जो विभिन्न भागों का क्या करते हैं साथियों, रखरखाव करते हैं और उनकी मरम्मत करते रहते हैं। बात करें अपन देखो कंपाइलर के बारे में, तो कंपाइलर क्या होता है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, याद रखना, जिसका उपयोग उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने के लिए किया जा सकता है। और कंपाइल पूरे प्रोग्राम को एक साथ करता है, ये भी याद रखना, और इसके लिए ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत होती है। दूसरा बात करते हैं लाडले किसके बारे में, इंटरप्रेटर के बारे में। इंटरप्रेटर क्या होता है साथियों, इसके अंदर से क्या होता है कि ये उच्च स्तरीय जो प्रोग्रामिंग भाषा होती है इसको लाइन बाय लाइन काम करेगा, मतलब कि लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, ये याद रखना। असेंबलर के बारे में बात करते हैं। असेंबलर क्या होता है साथियों, ये असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में चेंज करता है। थोड़े बहुत इनको याद रख लेना, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों किसके बारे में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है, मेन रूप से बात करें तो यह जो सॉफ्टवेयर होता है एक ऐसा समूह होता है जो इसमें से प्रोग्राम के द्वारा हाई लैंग्वेज का उपयोग कर एंड यूजर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसको बनाया जाता है, ठीक है। और इसका प्रयोग होता है साथियों सिस्टम सॉफ्टवेयर की सहायता से इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे MS वर्ड हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर है, MS एक्सेल हो गया अपने सिलेबस में दे रखा है, MS पावर पॉइंट, ये तीनों चीज़ें अपने सिलेबस में दे रखी हैं। एक MS एक्सेस होता है साथियों, पेज मेकर हो गया, फोटोशॉप हो गया, वेब ब्राउजर हो गया, VLC प्लेयर हो गया, मीडिया प्लेयर, ये सारे के सारे साथियों क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। इनसे आपसे सवाल पूछ क्या सकता है कि निम्नलिखित में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, ये पूछ सकता है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं अपन पैकेज सॉफ्टवेयर के बारे में। पैकेज सॉफ्टवेयर क्या होता है साथियों, जब 2 या 2 से अधिक विभिन्न जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जोड़कर एक क्या बनाया जाता है साथियों, एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, उसको अपन क्या सकते हैं कि ये एक पैकेज सॉफ्टवेयर है। जैसे अपने पास में बोल सकते हैं कि MS ऑफिस क्या है कि पैकेज सॉफ्टवेयर आ जाता है। फ्रीवेयर के बारे में बात करें, फ्रीवेयर क्या होता है साथियों, इस प्रकार के जो सॉफ्टवेयर होते हैं मुख्य रूप से जो ओपन सोर्स तकनीक के ऊपर आधारित होते हैं, ठीक है, जो मुफ्त में अपन यूज कर सकते हैं। जैसे मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ये क्या है एक साथियों फ्रीवेयर आ जाता है। शेयरवेयर के बारे में बात करें तो साथियों इसके अंदर से क्या होता है साथियों, इसमें से इस प्रकार के जो सॉफ्टवेयर होते हैं साथियों एक निश्चित समय के लिए दिए जाते हैं, मतलब कि आपको क्या दिया जाता है साथियों, थोड़े दिन के लिए आदि बना दिया जाता है और बाद में वो पेड कर दिए जाते हैं, मतलब कि ट्रायल वर्जन के लिए सॉफ्टवेयर माने जाते हैं। नेटवेयर के बारे में बात करते हैं। नेटवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं साथियों, इसके अंदर से बात करें तो इस प्रकार के जो सॉफ्टवेयर होते हैं मुख्य रूप से नेटवर्क से संबंधित होते हैं। जैसे विंडोज़ NT है, ये एक नेटवेयर है, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं लाडले किसके बारे में, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है साथियों, ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच में कार्य करता है, ठीक है, या फिर उसके मध्य कंप्यूटर के अंदर से क्या होता है साथियों, उसका जो रिसोर्सेस होते हैं पर कंपोनेंट होते हैं उनको कंट्रोल करने में मदद करता है। जैसे क्लिप बोर्ड हो गया, डेस्कटॉप हो गया, डिफ्रेगमेंटेशन हो गया साथियों, डिस्क स्कैन हो गया, ठीक है, एंटीवायरस हो गया, सिस्टम रिस्टोर हो गया, डेटा क्लीनअप हो गया, ये सारे के सारे साथियों क्या हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। अब बात करते हैं अपन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर से क्या होता है साथियों कि जिसमें से मेन रूप से बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, याद रखना, जो CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना और मैनेज करने का काम करता है। या फिर बोल सकते हो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो यूजर और कंप्यूटर के बीच का काम करने वाली चीज़ होती है। देसी भाषा में समझ सकते हो ना, तो ये समझ लो। बिना आपके पास में ऑपरेटिंग सिस्टम के पास में जो अगर आपके पास में सिस्टम है फिर लैपटॉप है तो वो क्या है कि कबाड़ है।
बिना कोई विंडोज़ डली हुई है ना तो वो क्या है साथियों, कुछ भी काम का नहीं है, यूजलेस है वो चीज़। ठीक है, अब बात करें मेन रूप से तो कंप्यूटर के जो कार्य होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो कार्य होता है प्रोसेस मैनेजमेंट का होता है, किस प्रकार से कौन सी प्रोसेस को पहले भेजना है, कौन से को बाद में भेजना है, वो काम करता है। एक मेमोरी मैनेजमेंट का भी कार्य होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि कौन सी मेमोरी को किस मेमोरी में डालना है, जैसे सी में कितनी देनी है, डी में कितनी देनी है, एफ में कितनी देनी है, ये भी काम किसका होता है, ओएस का होता है। फाइल मैनेजमेंट का भी काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट का भी यही काम होता है, ये भी काम इसका होता है। डेटाबेस को मैनेज करना, ये भी काम किसका होता है, ओएस का होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कौन करवाता है, मतलब ओएस करवाता है। दूसरा बात करें मॉनिटर की फंक्शनलिटी और क्या करता है साथियों, कोऑर्डिनेट करता है, ये काम भी किसका होता है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। दूसरा बात करें साथियों, दूसरा कौन सा आता है, मॉनिटर वाला देख लिया अपने, यह आ जाता है यूटिलिटी प्रोग्राम को क्रियान्वित करता है, मेन रूप से ये भी काम इसका होता है। एक एरर हैंडलिंग का काम भी किसका होता है, लाडले ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। दूसरा बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या होता है कि मतलब कि कनेक्शन का काम करता है, फिर बोल सकते हो कि सामंजस्य की स्थिति यहाँ पर से बनाता है। ये सारे के सारे साथियों 10 कार्य हैं, ये याद रखना। आपसे सीधा सवाल पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से ओएस का काम नहीं है, या कुछ दूसरा काम दे सकता है, तो 10 आपको काम याद रख। ज़्यादा डीप में अपने इनको पढ़ा नहीं है साथियों, अगर ज़्यादा डीप में आपको देखना है तो क्लासें आपको दे रखी हैं, उस क्लास में जाकर आप देख लेना, सारा का सारा डिटेल में बता रखा है। ठीक है, यहाँ तक कि आपको ओएस की पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी, टेलीग्राम पर पिन कर रखी है, वहाँ पर से जाकर आप देख लेना। ठीक है, दूसरा बात करें देखो अपन ओएस के प्रकार के बारे में। ओएस का जो प्रकार होता है साथियों, अपन क्या करते हैं, इसको दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा, एक तो उपयोग के आधार पर आ गया, और दूसरा साथियों कौन सा जाता है, इंटरफेस के आधार पर इसको बांटा जाता है। सबसे पहले बात करें उपयोग के आधार पर, तो उपयोग के आधार पर भी इसको अपन दो भागों में बांट लिया जाता है। एक तो सिंगल टास्किंग ओएस आ गया, जैसे MS DOS आ गया, इसका उदाहरण आ गया। दूसरा बात करें सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ओएस आता है, जिसमें से माइक्रोसॉफ्ट आ गया, विंडोज़ आ गई, विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ ME, विंडोज़ C, सारे के सारे साथियों क्या है साथियों, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग आ जाती हैं। लेकिन सिंगल टास्किंग का मतलब क्या होता है साथियों, एक बार में एक ही काम कर पाओगे। ठीक है, जबकि सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग क्या होता है साथियों, एक बार के अंदर से, जैसे एक सिस्टम है, इसमें से आपने पीडीएफ फाइल भी बना रहे हो, गाने भी सुन रहे हो, ठीक है, मूवी भी देख रहे हो, सारे की सारी चीज़ काम कर रहे हो, मतलब कि एक साथ 3-4 काम कर सकते हो, तो ये सिंगल यूजर होता है और मल्टीटास्किंग होता है, ये भी याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कौन सा आ गया साथियों, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। मैंने रूप से बात करें तो इसकी फुल मतलब क्या होता है, वह ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें से एक से अधिक उपयोगकर्ता एक ही समय में काम कर सकते हैं, उसको कह सकते हैं साथियों। जैसे कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं, यूनिक्स आ गया, लाइनक्स आ गया, विंडोज़ NT आ गया, विंडोज़ 2000 आ गया साथियों। ठीक है, दूसरा बात करें विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, ये सारे के सारे क्या हैं साथियों, मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं। ठीक है, दूसरा बात करें साथियों बैच प्रोसेसिंग ओएस। बैच प्रोसेसिंग ओएस के अंदर से क्या होता है साथियों, इसके अंदर से मेन रूप से बात करें तो इसमें से एक जॉब को बैच के रूप में मतलब क्या है, सुरक्षित रखा जाता है, और बाद में उसको एक विशेष समय के बाद में उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। दूसरा बात करें साथियों टाइम शेयरिंग ओएस के बारे में। टाइम शेयरिंग ओएस के अंदर से क्या होता है कि इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ में एक से अधिक उपयोगकर्ता और प्रोग्राम को संसाधनों को प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कार्य के अंदर से क्या होता है साथियों, अपने संसाधनों हेतु मैंने रूप से बात करें तो उसको क्या माने होती है कि टाइम स्लाइसिंग फिर क्वांटम होता है, उसका प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा बात करें आर्टोस के बारे में, जिसको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जा सकता है साथियों। आर्टोस होता है, ये मुख्य रूप से आपको दो प्रकार का देखने को मिल जाता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें से क्या होता है साथियों, रियल टाइम एप्लीकेशन को किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जा सकता है। दूसरा बात करें देखो आर्टोस है, इसको अपन ने दो भागों में बांटा, एक हार्ड आर्टोस आ गया, एक सॉफ्ट आर्टोस आ गया। हार्ड आर्टोस क्या होता है साथियों, इसको क्या होता है कि जिस प्रकार से जितना टाइम फिक्स कर दिया गया उसी के समय इसको एग्जीक्यूट करना प्रोसेस को ज़रूरी होता है। जैसे अपने पास में से बोल सकते हो कि ट्रैफिक सिग्नल हो गया, या फिर बोल सकते हो कि जैसे मिसाइल लॉन्चिंग हो गई, ये सारे के सारे क्या है, हार्ड आर्टोस के अंदर से आते हैं। ठीक है, सॉफ्ट आर्टोस के अंदर से बात करें, जैसे ATM से पैसे निकाल रहे हो, 2 मिनट बाद में पैसे निकल गए, कोई दिक्कत नहीं है, 4 मिनट बाद में निकल गए, नहीं भी निकले तो भी काम चल जाएगा। जैसे आपने दूसरा जाता है साथियों, हार्ड आर्टोस के अंदर से क्या होता है, इसको जिस प्रकार से अगर समय पर नहीं किया जाता है तो ये क्या होते हैं साथियों, ये हार्मफुल हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा बात करें देखो इंटरफेस के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है, एक तो GUI आता है और दूसरा आता है, एक आता है CUI और दूसरा GUI आता है। ठीक है, इन दोनों की फुल फॉर्म थोड़ा सा याद रखनी है आपको। सबसे पहले अपन देख लेते हैं किसके बारे में, CUI के बारे में। तो इसको कहा जाता है कि करेक्टर यूजर इंटरफेस कहा जा सकता है साथियों, ये याद रखना है। ठीक है, दूसरा बात करें तो दूसरा आता है GUI, जिसको क्या करता है साथियों,
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहा जा सकता है। जीयूआई के उदाहरणों के बारे में बात करें तो यूनिक्स आ गया, एमएस डोस आता है। जीयूआई के बारे में बात करें लाइनक्स, विंडोज़ 95 आ गया साथियों, विंडोज़ कौन सा आ गया, विंडोज़ एंड्रॉयड आ गया। और दूसरा बात करें तो मोब ओएस आ जाता है। जितने भी मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं वो सारे के सारे किस पे आ जाते हैं साथियों, जीयूआई पर आधारित होते हैं। आजकल के लोग क्या होते हैं साथियों, जिनको फेसबुक का कुछ भी नहीं पता, यूट्यूब का कुछ भी नहीं पता, जैसे ही लोगो देखा उसके ऊपर से क्लिक किया, यूट्यूब चलाने लग गया। ये सारा का सारा काम किस पर है साथियों, जीयूआई पर है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ जाता है। ठीक है, जैसे आइकन दिखा, आइकन पर क्लिक किया और उसको पता चल जाता है कि इसमें गाने सुनाएंगे वगैरह वगैरह, तो ये सारा का सारा आ जाता है। दूसरा बात करें सीयूआई के अंदर से क्या होता है साथियों कि कोई भी काम करवाने के लिए आपको कमांड देखनी पड़ती है, थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। ठीक है, आज के ज़माने में बहुत कम प्रयोग इसका होता है, जीयूआई का ज़्यादा होता है। ठीक है, ये यूज़र फ्रेंडली है, ये याद रखना। मेन रूप से बात करें तो सबसे पहला जो एंड्रॉयड आता था 2007 में आया था। ठीक है, iOS आ गया, विंडोज़ ऐसा था, ये सारे के सारे हैं, सिम्बियन आ गया, ये सारे के सारे साथियों किस में हैं, जीयूआई पर आधारित आपको देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं लाडले किसके बारे में, फाइल सिस्टम के बारे में। फाइल सिस्टम के बारे में बात करें तो साथियों सबसे पहले बात करें तो देखो फाइल क्या होती है। मेन रूप से बात करें, देखो फाइल के बारे में बात करें तो फाइल संबंधी सूचनाओं का एक समूह होता है जिसके अंदर से सेकेंडरी स्टोरेज जैसे हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क आ गया, इसमें स्टोर रहती है। फाइल किसी भी तरह का डाटा हो सकती है, जैसे अपन बोल सकते हैं कि टेक्स्ट हो गया, फोटो हो गई, वीडियो हो गई, ये सारे के सारे क्या साथियों एक फाइल का ही रूप मानी जाती हैं। ठीक है, अब देखो साथियों, अब जो फाइल होती है इसके दो भाग आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने आपके पास में एक नाम लिखा दीपक.pdf, ये जो दीपक है साथियों, ये फाइल का नेम आपको देखने को मिलता है। इसको बेस नेम कहा जा सकता है साथियों, और ये यूज़र देता है। कौन देता है, यूज़र देता है, याद रखना। और इसकी जो मैक्सिमम लेंथ होती है 255 कैरेक्टर होती है, याद रखना। और एक चीज़ और होती है, इस बेस नेम को अंदर से नंबर यूज़ कर सकते हैं, लेटर यूज़ कर सकते हैं, और एक अंडरस्कोर का प्रयोग कर सकते हैं, और कोई भी चीज़ नहीं यूज़ कर सकते। दूसरा बात करें .pdf है, इसके अंदर से क्या साथियों, ये एक एक्सटेंशन होता है कि कैसी फाइल है उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये फाइल के बारे में बताता है, इसको यूज़र नहीं देता है। अब बात करते हैं अपन मेन जो चीज़ हैं उनके बारे में। किसके बारे में साथियों, जो फाइल है उन फाइलों के प्रकारों के बारे में। ये रहा, देखो भाई साहब, आपको पीडी फाइल मिल जाएगी वैसे तो सबसे पहले बात करें टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल का जो एक्सटेंशन है ये पूछ सकता है आपसे, कौन सा आता है सकते हो, .doc आता है, .docx आता है, .pdf आता है, .txt आता है, .rtf आता है, .odt आता है साथियों, और .wps आता है। ये सारे के सारे किसके हैं साथियों, टेक्स्ट फाइल के एक्सटेंशन है, याद रखना। अगर स्प्रेडशीट का पूछ लिया जाए तो कौन सा आएगा साथियों, .csv आता है, .excel आता है, और .xlx आता है, ये स्प्रेडशीट के हैं। दूसरा बात करें साथियों, वेब फाइल का अगर पूछ लिया जाए तो कौन सा आएगा, .asp आएगा, .css आएगा, .html आएगा, .jsp, .php, .xml आएगा। अगर ऑडियो फाइल का फॉर्मेट आपसे पूछ लिया जाए या फिर एक्सटेंशन पूछ लिया जाए, ये याद रखना है साथियों, ये कौन सा आएगा, ये आएगा .aif आएगा, .m3u आएगा, .mp3 आएगा, .ra आएगा, ठीक है, और .wma आएगा। ये थोड़ी सी आपको याद रखनी है। उसी प्रकार से वीडियो फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो कौन सा होता है, .avi होगा, .flv होगा, .mov होगा, ठीक है, .mov के बाद में .mp4 होगा, .mpg होगा, ठीक है, और दूसरा होता है .mv होगा, wmv होगा, और .3gp होगा। ये सारे के सारे वीडियो फाइल का एक्सटेंशन है। अगर इमेज फाइल के पूछ लिए जाएँ तो कौन सा आएगा साथियों, .bmp होगा, .tip होगा, .tiff होगा, और दूसरा बात करें तो .jpg होगा, .ico होगा, .ico के बाद .gif होगा, और .jipg होगा, .png होगा। ये सारे के सारे इमेज फाइल के एक्सटेंशन हैं। अगर कंप्रेस फाइल के एक्सटेंशन पूछ लिए जाए तो कौन से होंगे साथियों, उसी के बारे में बात करें तो .rar होगा, .jip होगा, .pkj होगा, .jb होता है, .7z होगा, .tar होगा, ठीक है। डेटाबेस फाइल का एक्सटेंशन बात करें तो कौन सा होगा, .csv होगा, .dat होगा, .db होगा, .dbf होगा, .xml होगा, .mdb होगा। एग्जीक्यूटेबल फाइल के बारे में बात करें, एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन कौन सा होता है साथियों, .jar होगा, .apk होगा, .bin होगा साथियों, .com होगा, .exe होगा। अगर प्रोग्राम फाइल का एक्सटेंशन बात करें तो .class, .cs, .java, .php और .py, ये सारे के सारे साथियों ये याद रखना, इन फाइलों के आपको पूछ सकता है सीधा सवाल। अब बात करते हैं, देखो फाइल के प्रकार कौन से होते हैं।
सबसे पहले बात करें तो साथियों मेन रूप से बात करें तो आपको कितने प्रकार की फाइलों के प्रकार देखने को मिलेंगे, 3 प्रकार के मिलेंगे। एक तो ऑर्डिनरी फाइल आती है, एक दूसरी कौन सी आती है साथियों, डायरेक्टरी फाइल आती है, और तीसरा बात करें तो कौन सी आती है साथियों, स्पेशल फाइल आ जाती है। ठीक है, और एक और है याद रखना, ये आती है फीपो फाइल। फीपो फाइल के बारे में बात करें तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इसके अंदर से होता है। ठीक है, अब इन तीनों चारों के बारे में बात कर लेते हैं कि साथियों ऑर्डिनरी फाइल क्या होती है। कुछ नहीं होता साथियों, ऑर्डिनरी फाइल के अंदर से आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, जैसा काम करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, दूसरा बात करें, दूसरा कौन सा था, डायरेक्टरी फाइल। डायरेक्टरी फाइल के अंदर से क्या होता है साथियों, जैसे आपने कोई फोल्डर बना दिया, जैसे हमने एक वीडियो का फोल्डर बनाया और इसके अंदर से आप फाइल में वीडियो की फाइल स्टोर कर सकते हो, ये अपने पास में डायरेक्टरी फाइल हो जाती है। स्पेशल फाइल के बारे में बात करें तो साथियों स्पेशल फाइल यूज़र के द्वारा नहीं बनाई जाती है, ये भी याद रखना। वे फाइल होती हैं जो एक कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए आवश्यक होती हैं, उसको स्पेशल फाइल कहा जा सकता है। मेन रूप से बात करें तो स्पेशल फाइल होती हैं मेन आपको कौन से मिलेंगे, सी ड्राइव में देखने को मिलती हैं। फीपो फाइल के बारे में बात करें तो साथियों इसका फीपो का अर्थ क्या होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, याद रखना। ठीक है, इसके अंदर से क्या होता है कि जो प्रोसेस का जो क्रम होता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं साथियों किसके बारे में, अपन जो फाइल होती है उसको फाइल को एक्सेस करने के कौन कौन से मेथड होते हैं। सबसे पहले बात करें तो सीक्वेंशियल होता है, जिसको अपन बोल सकते हैं कि क्रमिक एक्सेस मेथड कहा जा सकता है। दूसरा बात करें साथियों, दूसरा कौन सा होता है, डायरेक्ट एक्सेस मेथड होता है। और तीसरा बात करें तो साथियों कौन सा होता है, इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड होता है। ये तीनों मेथडों के बारे में थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं फाइल सिस्टम के कुछ एग्जाम्पल हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करें तो फेट की फुल फॉर्म होती है फाइल एलोकेशन टेबल होती है, याद रखना। आपके पटवार में टेस्ट सीरीज के अंदर से सवाल पूछा गया था, तो ये याद रखना है। ठीक है, फेट के प्रकारों के बारे में बात करें तो 3-4 प्रकार आपको देखने को मिलेंगे, F12, F16, F32 और एक आता है कौन सा आता है, EX फेट आता है। ये आपके फेट के प्रकार आपको देखने को मिलती हैं। दूसरा बात करें तो साथियों कौन सा आती है, NTF के बारे में बात करें तो इसको कहा जाता है कि न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम इसको कहा जा सकता है, ये भी याद रखना। और दूसरा आता है साथियों HFS के अंदर से क्या होता है कि हायरार्किकल फाइल सिस्टम इसको कहा जा सकता है। यह मैक OS के द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली होती है। आपसे सीधा सवाल पूछ सकता है कि मैक OS के अंदर से कौन सा फाइल सिस्टम का प्रयोग होता है, तो HFS होता है या फिर हायरार्किकल फाइल सिस्टम का प्रयोग होता है। दूसरा बात करें APFS के बारे में बात करें तो एप्पल फाइल सिस्टम होता है। यह एप्पल के द्वारा मैक और iOS के जो उपकरण होते हैं उसके लिए प्रयोग किया जाता है। ये थोड़ा बहुत फाइल सिस्टम के बारे में था साथियों। अब बात करते हैं अपन किसके बारे में, पावर पॉइंट के बारे में। पावर पॉइंट के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले इसकी जो कमांड होती है वो आपको कमांड याद रखनी है, पावर PNT आपकी इसको कमांड होती है। पावर पॉइंट क्या है साथियों, एक एप्लीकेशन टाइप का या फिर एप्लीकेशन प्रकार का क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है साथियों। दूसरा बात करें इसके एक्सटेंशन आपको याद रखने हैं, .ppt होता है और .pptx होता है। ये दोनों एक्सटेंशन याद रखना है। इसके वर्जनों के बारे में बात करें तो 1990 और 2021 आपको ये वर्जन थोड़े से याद रखने हैं। दूसरा बात करें तो साथियों इसका जो फाइल नेम होता है उसको अपन क्या कह सकते हैं, जैसे अपन बोल सकते हैं कि प्रेजेंटेशन 1 इसको कहा जा सकता है, या फिर प्रस्तुतिकरण फर्स्ट के नाम से जाना जा सकता है। काम कहाँ पर होता है इसका, स्लाइड के ऊपर काम होता है, याद रखना। जिस प्रकार से जो एक स्लाइड बनती है PPT के अंदर से, तो कहाँ पर से होगा इसका काम, तो याद रखना कहाँ पर होगा लाडले, स्लाइड के ऊपर इसका काम आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, और बात करें तो जो पहला पावर पॉइंट था वो पावर पॉइंट 2.0 था। अब मेन रूप से बात करें तो जो पावर पॉइंट का काम क्या होता है साथियों, प्रेजेंटेशन का होता है, फिर प्रस्तुतिकरण का होता है। ये थोड़े से वर्ड अटपटे हैं या याद रखना है साथियों, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको जो कंप्यूटर के सवाल आए वो थोड़े से आप हिंदी में न पढ़ने के बजाय इंग्लिश में पढ़ना, तो आपको आराम से इजीली याद हो जाएंगे और आराम से सही हो जाएंगे। और बात करें साथियों तो नई स्लाइड ऐड करने के लिए आपको कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग होता है साथियों, Ctrl+M का प्रयोग होता है। कितना होता है, Ctrl+M का प्रयोग होता है साथियों। अगर मेन्यू पूछ ली जाए तो 9 ही मेन्यू आपके अंदर से देखने को मिलेंगे और 9 ही आपको टैब आपको देखने को मिलती है। मेन्यू है वो मेन्यू ओनली इन पावर पॉइंट स्लाइड शो में होता है साथियों, टैब ओनली पावर पॉइंट में आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करें देखो सबसे पहले जो नो टैब बताई थी ना वो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले बात करें देखो कौन कौन सी होती हैं इसमें जाते हैं, जैसे फाइल आ गई, फाइल के बाद में होम आ गई, इंसर्ट आ गई, डिजाइन आ गई, ट्रांजिशन आ गई, एनिमेशन आ गई, स्लाइड शो आ गई, रिव्यू आ गई और व्यू आ गई। ये सारी के सारी साथियों नो टैब आपको देखने को मिल जाती हैं। अब सबसे पहले बात करें जो फाइल टैब होता है, जैसे अपन MS वर्ड पढ़ेंगे उसमें MS वर्ड वैसा ही काम इसमें आपको देखने को मिलेगा, कट कॉपी पेस्ट वाला। अब बात करते हैं लाडलो अपन किसके बारे में, होम टैब के बारे में। होम टैब है, इसमें से 6 ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे। कौन सा, क्लिप बोर्ड मिलेगा, फॉन्ट मिलेगा, स्लाइड मिलेगा, पैराग्राफ मिलेगा, एडिटिंग मिलेगा, ड्राइंग मिलेगा। ये सारे के सारे साथियों आपको देखने को मिलते हैं किसके अंदर से, 6 ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे। अगर बात की जाए होम टैब के अंदर से कितने ग्रुप होते हैं, वर्ड में तो 5 होते हैं लाडले। अगर एक्सेल के बारे में बात की जाए तो साथियों 7 होते हैं, ये याद रखना है आपको।
तो थोड़ा सा अपन डिटेल में पढ़ लेते हैं। क्लिप बोर्ड होता है, क्लिप बोर्ड में जैसे वर्ड में काम करते हैं वैसा का वैसा काम इसमें से देखने को मिल जाता है। सबसे पहले बात करें देखो स्लाइड ग्रुप के बारे में अपन देख लेते हैं। स्लाइड ग्रुप के अंदर से क्या होता है, देखो ऑप्शन होता है, अगर न्यू स्लाइड है उसको ऐड करना है तो इसकी शॉर्टकट की आपको मैंने बताई कौन सा, Ctrl+M का प्रयोग होता है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, देखो दूसरा कौन सा था, फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में बात करते हैं। देखो फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर से बात करें तो टाइटल फ़ॉन्ट की जो साइज़ होती है साथियों कितनी होती है, ये थोड़ा सा याद रखना। टाइटल फ़ॉन्ट की जो होती है वो कितनी होती है, 44 होती है, ये याद रखना। अगर सब टाइटल के बारे में बात कर ली जाए, इस भाई ने लिखी नहीं क्या, पूरी लिख रखी होगी ना, हाँ ये लिख रखी है, देखो वर्ड के समान होता है। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर पढ़ रहा था। क्लिप बोर्ड में वर्ड के समान काम होगा। स्लाइड ग्रुप में बात करें तो ऑप्शन हो गया, और न्यू स्लाइड की जो शॉर्टकट की होती है Ctrl+M का प्रयोग होता है। लेआउट उसको में देखने को मिल जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट के अंदर से बात करें देखो कौन कौन सा, बाय डिफ़ॉल्ट जो लेआउट होता है पावर पॉइंट में वो टाइटल स्लाइड होती है। कौन सा होता है, याद रखना, टाइटल स्लाइड होती है, याद रखना। और दूसरा बात करें टाइटल की जो लेंथ होती है पर साइज होती है वो 44 आपको देखने को मिल जाती है। अगर सब टाइटल के बारे में बात करें तो 32 साइज आपको देखने को मिल जाती है। आगे बात हो रही है साथियों फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में। तो फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर से सबसे पहले बात करें तो टाइटल फ़ॉन्ट की जो साइज़ होगी लाडले वो 44 होगी, और सब टाइटल फ़ॉन्ट की जो साइज़ होगी साथियों आपको 32 देखने को मिल जाती है। वैसे देखा जाए तो इस प्रकार से आपको बना रहता है, और 8 से लेकर कहाँ तक, 96 तक होता है। इधर मिनिमम बात करें तो साथियों 1 हो जाता है, अपन आप मैनुअली इसको कर सकते हो, और कितना तक जा सकते हो, 4000 तक जा सकते हो मैक्सिमम तक। ठीक है, अब बात करते हैं अपन पैराग्राफ के बारे में। पैराग्राफ के अंदर से आपको अलाइनमेंट देखने को मिलेंगे, जैसे लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, टॉप हो गया, बॉटम हो गया, सेंटर होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है पैराग्राफ के अंदर से, ये थोड़ा सा याद रखना। एक लाइन स्पेसिंग की बात आती है कि मतलब कि 2 लाइनें होती हैं, दोनों लाइनों के अंदर से स्पेस कितना होता है लिखा होगा ना, ये रहा। बाय डिफ़ॉल्ट कितना होगा लाडले, 1 होगा, आपको याद रखना है। ठीक है, 1.5 1.1 होगा, 1.5 होगा, 2.0 2.5 और 3.0, इस प्रकार से लाइन स्पेसिंग आपको देखने को मिलेगा, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट होगा वो 1 आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करते हैं अपने ड्राइंग के बारे में। ड्राइंग के अंदर से क्या होता है कि पहले से बनी हुई ड्राइंग को स्लाइड में इंसर्ट कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं एडिटिंग के अंदर से। तो एडिटिंग के अंदर से क्या क्या होगा, आपको वर्ड के समान जैसे कार्य होंगे, फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट ऑल, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। अब दूसरा बात करते हैं, दूसरी जो टैब आती है उसका नाम आता है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब को खोलने के लिए शॉर्टकट की है तो Alt+N का प्रयोग होगा। अगर मेन्यू पूछ लिया जाए, इंसर्ट मेन्यू है उसके अंदर से Alt+I का प्रयोग होता है। इंसर्ट टैब के अंदर से 7 ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, पहला टेबल, दूसरा बात करें इमेज, इलस्ट्रेशन, लिंक, टेक्स्ट, सिंबल, ठीक है, मीडिया। और बात करें तो साथियों ये सारे के सारे आपको 7 ग्रुप किस में मिलेंगे, इंसर्ट टैब में देखने को मिल जाता है। अब देखते हैं सबसे पहले टेबल्स के बारे में बात कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ होती है साथियों कितनी होती है, 5 और 2 कितनी होती है। इसमें से 5 तो कॉलम होते हैं और 2 कितने होते हैं साथियों, रो होते हैं। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम कॉलम 75 हो सकते हैं साथियों, और मैक्सिमम रो होते हैं वो 75 हो सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। पावर पॉइंट की बात हो रही है टेबल की। अगर वर्ड में बात की जाए तो साथियों कितने होंगे, 63 कॉलम होंगे साथियों। और रो के बारे में बात करें तो साथियों कितने, ये होंगे 32,767 आपको रो देखने को मिल जाते हैं। ये वर्ड की बात हो रही है। ऊपर वाला अपने को किसके बारे में बात हुई थी, पावर पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, दूसरा कौन सा गया, इमेज ग्रुप के बारे में बात करते हैं। इमेज ग्रुप है साथियों, इसके अंदर से देखो क्या क्या होता है। इसमें से आपको देखने को मिलेगा पिक्चर, क्लिप आर्ट, फोटो एल्बम, स्क्रीनशॉट, ये सारे के सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं इमेज ग्रुप के अंदर से। लेकिन अगर आप वर्ड पढ़ोगे, अक्सर पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीज़ें इलस्ट्रेशन के अंदर से देखने को मिल जाती हैं। एक चीज़ और याद रखना लाडले, अगर आपको इसके अंदर से स्क्रीनशॉट लेना है तो क्या लिखना पड़ेगा, इसकी जो वो होगी, जो शॉर्टकट की होगी, Win+Shift+S का प्रयोग होता है। ठीक है, ये पिक्चर हो गया, क्लिप आर्ट हो गया, फोटो एल्बम हो गया, स्क्रीनशॉट, ये सारे के सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। दूसरा बात करते हैं इलस्ट्रेशन का। इसमें से शेप मिल जाएंगी, स्मार्ट आर्ट मिल जाएगा, चार्ट मिल जाएंगे। ठीक, अगर बात की जाए चार्टों की संख्या तो 11 आपको याद रख लेनी है। दूसरा बात करते हैं लिंक्स के बारे में। इसमें से क्या होता है साथियों, एक नया हाइपर लिंक बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है, या फिर बोल सकते हो कि बुकमार्क के लिए इसका प्रयोग अपन कर सकते हैं। और यह आपसे पूछ सकता है कि हाइपर लिंक की शॉर्टकट की क्या होगी साथियों, Ctrl+K का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, लिंक्स होगा। टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। तो टेक्स्ट में के अंदर से क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स होगा, वर्ड बॉक्स होगा, सिंबल होंगे, ये सारे के सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। दूसरा आ जाता है साथियों सिंबल के बारे में। सिंबल्स के अंदर से क्या होता है, जैसे कोई इक्वेशन बनानी है, ठीक है, और जैसे कोई सिंबल बनाना है तो इसके लिए शॉर्टकट की होती है Alt+= का प्रयोग होता है। जैसे आपको ये बना दिया गया, इस प्रकार से डॉलर बनाना है, ठीक है, या फिर पाई बनानी है, ये सारे के सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। दूसरा बात करते हैं मीडिया के बारे में। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है साथियों, किसी भी मीडिया को इंसर्ट कराने के लिए इसका प्रयोग होता है। इसमें से ऑडियो और वीडियो दोनों शामिल होते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं लाडले किसके बारे में, डिज़ाइन टैब के बारे में। डिज़ाइन टैब के बारे में जब चर्चा होती है तो इसकी जो शॉर्टकट की होती है लाडले यहाँ पर से नहीं लिखी गई है, तो आप लिख लो यहाँ पर से कौन सी होती है, अल्ट प्लस का जी का प्रयोग होता है। किसका होता है, अल्ट प्लस जी का प्रयोग होता है। मैंने रूप से बात करें तो जिसमें से क्या होता है साथियों कि स्लाइड को बनाने के लिए या फिर पूरा प्रोसेस करने के लिए, स्लाइड को डिज़ाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से बात करें तो साथियों देखो कौन कौन से होंगे, 3 ग्रुप आपको देखने को मिल जाते हैं, पेज सेटअप, थीम्स और बैकग्राउंड देखने को मिलेगा। वैसे देखा जाए तो इस डिज़ाइन टैब के अंदर से जैसे टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, ऑडियो वीडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ये सारे के सारे काम आपको देखने को मिल जाते हैं। बात करें अपन सबसे पहले बात करें पेज सेटअप के बारे में। पेज सेटअप के बारे में जब चर्चा होती है तो देखो इसके अंदर से क्या होता है कि पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए इसका प्रयोग होता है साथियों। बाय डिफ़ॉल्ट के अंदर से बात करें देखो कौन कौन सा का पेज का टाइप मिलेगा, ओरिएंटेशन मिल जाएगा, मार्जिन मिल जाएगा, पेज साइज मिल जाएगी, ठीक है, या फिर पेज साइज के अंदर से आपको स्लाइड मिलेगी साथियों। एक बात याद रखना, जो पावर पॉइंट होता है उस पावर पॉइंट के अंदर से जो ओरिएंटेशन होता है वो लैंडस्केप में आपको देखने को मिल जाता है। जैसे इस प्रकार से आपके पास में एक स्लाइड मिलेगी, इस स्लाइड की जो साइज़ रहती है साथियों 10 इंच, तो ये चौड़ाई रहती है और 7.5 इंच आपको पास में से क्या मिल जाती है, ये ऊंचाई रह जाती है। ये इसकी बाय डिफ़ॉल्ट आपको साइड में देखने को मिलेगी। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। रेशियो बात करें तो 16:9 या फिर 4:3 का रेशियो आपसे मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हैंड आउट के बारे में। जो हैंड आउट वाला क्वेश्चन आपको यूट्यूब के ऊपर दिया था ना भाई ने, तो उसी के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर से क्या होता है साथियों, यह एक ऐसा प्रिंट आउट होता है जिसके अंदर से जो प्रेजेंटेशन हॉल होता है ना, उसमें से जो ऑडियंस होता है उसको दिया जाता है, और इसका जो ओरिएंटेशन होता है साथियों ये पोर्ट्रेट मोड में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसका सवाल आपके पास में आंसर मिल गया होगा जो आपके पास में यूट्यूब पर दिया था ना उसके बारे में। और वैसे देखा जाए जो स्लाइड होती है उस स्लाइड का जो वो उसका होता है क्या होता है ओरिएंटेशन होता है वो लैंडस्केप में आपको देखने को मिल जाता है। तो मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर देता हूँ देखो, वरना आपको जो नोट्स मिलेंगे वो ढंग से नहीं मिलेंगे। ये लो दूसरा कलर अपने चेंज कर लिया। हैंड आउट आपने समझ लिया, ठीक है, स्लाइड आपने समझ ली। अब बात करते हैं नेक्स्ट, दूसरा जाता है साथियों थीम्स के बारे में। इसके अंदर से क्या होता है कि फ़ॉन्ट का इफेक्ट और कलर का समूह इसको चेंज करने के लिए किया जाता है। मेन रूप से बात याद रखना है, ठीक है। ये जो प्री डिफाइंड इसमें से होती है और बाय डिफ़ॉल्ट होती है साथियों, कौन सी होती है, वो थीम्स होती है, वो ऑफिस होती है, याद रखना। अब बात करते हैं अपन बैकग्राउंड ग्रुप के बारे में। इसमें से क्या होता है साथियों कि इसमें स्लाइड के बैकग्राउंड में स्टाइल को बदला जाता है, और बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी स्टाइल होती है साथियों, स्टाइल 1 का प्रयोग होता है, और इसमें से जो प्रयोग होता है वो स्टाइल 12 तक अंतिम मानी जाती है। स्टाइल 1 है वो बाय डिफ़ॉल्ट होगी और अंतिम होगी 12 होगी, ये थोड़ा सा याद रख। अब बात करते हैं अपन ट्रांजिशन टैब के बारे में। ट्रांजिशन टैब के अंदर से क्या होता है कि ट्रांजिशन ऐसे इफेक्ट होते हैं जो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर अपन जाने के लिए प्रभावी होते हैं। दूसरा बात करें, इस इफेक्ट स्लाइड को अपन क्या कर सकते हैं कि प्रेजेंटेशन करते समय दिखाई देता है, ये भी थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करें, यह एक ऐसा इफेक्ट होता है जो टाइम हो जाने के बाद में स्लाइड के मध्य प्रदर्शित आपको देखने को मिल जाता है। शॉर्टकट की बात करें तो क्या होती है, अल्ट प्लस के का प्रयोग आपको देखने को मिल जाता है। इस ट्रांजिशन टैब के अंदर से 3 ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे। प्रीव्यू मिलेगा जो वर्ड के समान ही आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करें तो ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड आपको देखने को मिलेगा, और तीसरा टाइमिंग आपको देखने को मिल जाता है। ये थोड़ा सा अपन देखते हैं। सबसे पहले बात करें अपन साथियों किसके बारे में, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड के बारे में। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर से स्लाइड शॉर्टर व्यू आपको देखने को मिल सकता है, और यहाँ पर से ये है इस साइड में आपको देखने को मिलेंगी जो करंट स्लाइड है, मतलब कि जिस स्लाइड का आपने क्लिक कर रखा वो यहाँ पर से दिखाई देखने को मिल जाती है, ठीक है। दूसरा बात करें साथियों तो दूसरा कौन सा दे रखा, देखो यहाँ पर से स्लाइड शो के बारे में बात करें। स्लाइड शो के अंदर से जो शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग होगा। इसमें से क्या होगा देखो साथियों, दूसरी स्लाइड से तीसरी स्लाइड तक का प्रयोग किया जाता है। अगर F5 का जो प्रयोग हो साथियों, जो शुरू से स्लाइड शो है वो स्टार्ट हो जाता है, और शिफ्ट प्लस F5 का यूज़ करोगे तो जो करंट स्लाइड है वहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। इन दोनों का जो स्लाइड शो कहाँ से चलेगा साथियों, करंट स्लाइड से चलेगा। और दूसरा बात करें न्यू स्लाइड के लिए तो कंट्रोल प्लस M का प्रयोग होता है, ये आपको पता ही है। नेक्स्ट बात करें देखो अपन टाइमिंग्स के बारे में। टाइमिंग्स के बारे में बात करें तो आपके पास में एक सवाल दे रखा था ना यूट्यूब के ऊपर से, तो एक स्लाइड के अंदर से जो बाय डिफ़ॉल्ट साउंड होता है वो कितने मिनट का होता है, तो साथियों वो ऑडियो होता है 2 मिनट का। ये यहाँ से वो क्वेश्चन लिया गया था, ठीक है। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर मिनिमम कितना होता है साथियों 0.01 सेकंड होता है, याद रखना। और मैक्सिमम कितना होता है साथियों 59 मिनट आपको देखने को मिल जाता है। आफ्टर ऑप्शन के बारे में बात करें तो इनसे आपको किस प्रकार से मिलेगा, 000 इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं अपन एनिमेशन टैब के बारे में। ये रहा भाई एनिमेशन टैब। एनिमेशन टैब के अंदर से क्या होता है, यह एक विजुअल और साउंड इफेक्ट होता है जिसमें से किसी भी स्लाइड होते हैं उसको प्रयोग में ले सकते हैं।
ये इसके अंदर से मेन रूप से बात करें तो ये मूविंग इफेक्ट होता है, ये भी याद रखना, जिसमें से किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इसको अप्लाई किया जा सकता है। अब मेन रूप से बात करें तो बाय डिफ़ॉल्ट एनिमेशन होता है वो साथियों नन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और एनिमेशन टैब के अंदर से आपको 4 ग्रुप मिलेंगे, प्रीव्यू मिलेगा, एनिमेशन मिलेगा, एडवांस एनिमेशन मिलेगा, टाइमिंग आपको देखने को मिल जाता है। प्रीव्यू तो ज़्यादा कोई खास है नहीं। दूसरा बात करते हैं अपन किसके बारे में, एडवांस एनिमेशन के बारे में बात करते हैं। एनिमेशन जो पेंटर है उसके अंदर जो बात करें, देखो इस एनिमेशन के अंदर से बात करें तो यह किसी भी एनिमेशन को कॉपी करके उसे दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्या कर सकता है साथियों, अप्लाई कर सकता है। अब बात करें अपन टाइमिंग के बारे में, तो साथियों टाइमिंग आपको देखने को 2 प्रकार का देखने को मिलेगा। वैसे तो देखा जाए तो जो बाय डिफ़ॉल्ट टाइमिंग होता है वो ऑटो रहता है, ठीक है। एक तो ड्यूरेशन रहता है साथियों, और दूसरा आता है डिले होता है। ड्यूरेशन के अंदर से साथियों देखो किस प्रकार से मिलेगा, जो ड्यूरेशन वाला मिलेगा वो डिले ऑटो मिलेगा, और डिले वाला मिलेगा वो 0-0 आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करते हैं अपन किसके बारे में, स्लाइड शो के बारे में बात करते हैं, ठीक है। स्लाइड शो के अंदर से क्या होता है कि स्लाइड को प्रेजेंटेशन हॉल में दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको पता है। 3 प्रकार के इसमें ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे। कौन सा आ जाता है, पहला स्टार्ट स्लाइड शो आएगा, दूसरा बात करें तो साथियों कौन सा आएगा, सेटअप आएगा, तीसरा आएगा साथियों मॉनिटर आएगा। सबसे पहले बात करें देखो स्टार्ट स्लाइड शो के बारे में बात करते हैं। स्टार्ट स्लाइड शो है, इसमें से देखो सबसे पहले F5 का जो यूज़ होता है, इस कुछ जो किंज का जो प्रयोग होगा साथियों, ये कहाँ से होगा, जहाँ से स्लाइड मतलब जो बिगनिंग स्लाइड होता है उसके लिए प्रयोग होता है। दूसरा बात करें शिफ्ट प्लस F5 का जो यूज़ होता है साथियों, जो करंट स्लाइड होता है उसको दिखाने के लिए होता है। एक ब्रॉडकास्ट स्लाइड भी आपको देखने को मिलती है, ये स्लाइड शो के अंदर से ही पार्ट होते हैं साथियों। एक कस्टम शो भी आपको देखने को मिला है, इसमें से सिलेक्टेड स्लाइड को दिखाने के लिए इसका प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें सेटअप के बारे में साथियों, इसके अंदर से क्या होता है कि स्लाइड को हाइड करने के लिए इसका प्रयोग होता है साथियों, ठीक है। दूसरा बात करें अपन मॉनिटर के बारे में, तो मॉनिटर के रेजोल्यूशन को सिलेक्ट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। अगर फास्टेस्ट रेजोल्यूशन बात करें तो कितना है साथियों, ये तो फास्टेस्ट वाला आ जाता है, ठीक है, सबसे फास्ट ये है। दूसरा बात करें तो साथियों ये सबसे स्लो आ जाता है, स्लोएस्ट रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक है। इन दोनों चीज़ों का आपको थोड़ा सा याद रख लेना। अब बात करते हैं लाडले किसके बारे में, दूसरी जो टैब आती है रिव्यू टैब आती है, ठीक है। रिव्यू टैब के बारे में बात करें तो आपको 4 ग्रुप आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन सा, एक तो प्रूफिंग मिलेगा, एक लैंग्वेज मिलेगा, एक कमेंट मिलेगा, एक कंपेयर मिलता है। वैसे अगर बात की जाए वर्ड के बारे में, कंपैरिजन किया जाए तो इसमें से ये 4 तो रहेंगे ही, साथ में 3 और जुड़ जाते हैं, ठीक है। अक्सर में बात करें तो इसमें से क्या जाता है साथियों, चेंज की जगह कंपेयर वहाँ पर से आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर से लिखा गया है, देखो ये सारे के सारे ये 7 इसमें थे। दूसरा बात करें प्रूफिंग के अंदर स्पेलिंग को अगर आपको चेक करना है तो F7 का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर रिसर्च के बारे में बात करें तो साथियों कौन सा आएगा, Alt+क्लिक का यूज़ कर सकते हो। थेजर्स के बारे में बात करें तो Shift+F7 का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लैंग्वेज के अंदर से कोई भी लैंग्वेज में आप चेंज कर सकते हो। कमेंट्स के बारे में बात करें तो देखो कौन कौन सा मिलेगा, न्यू कमेंट्स मिलेगा, एडिट मिलेगा, नेक्स्ट मिलेगा, प्रीव्यू मिलेगा, डिलीट मिलेगा, ये सारे के सारे आपको कमेंट के पार्ट देखने को मिल जाते हैं। कंपेयर के बारे में बात करें तो जो करंट प्रेजेंटेशन है उसके साथ में किसी अन्य प्रेजेंटेशन के साथ में क्या कर सकते हो साथियों, कंबाइन कर सकते हो, फिर कंपेयर कर सकते हो, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं साथियों किसके बारे में, व्यू टैब के बारे में। व्यू टैब की आपको 2 शॉर्टकट मिलेंगी, कौन सा, Alt+W मिलेगी या फिर Alt+V मिलेगी, ठीक है। और इसमें ग्रुपों की संख्या कितनी होती है साथियों, 7 होती है। अब वो 7 कौन कौन सी होती है साथियों, एक तो प्रेजेंटेशन व्यू होता है, दूसरा मास्टर व्यू होता है, एक जूम होता है, एक शो होता है, एक विंडो होता है, ग्रे स्केल होता है, एक मैक्रो होता है। सबसे पहले बात करें तो प्रेजेंटेशन व्यू की जो फुल फॉर्म होती है उसके बारे में बात करें, देखो इसमें से 4 व्यू आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे साथियों, एक तो नॉर्मल व्यू मिलेगा, एक स्लाइड शॉर्टर व्यू मिलेगा, एक नोट्स व्यू मिलेगा, एक रीडिंग व्यू मिलेगा, ठीक है। ये सारे के सारे चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। अगर बाय डिफ़ॉल्ट बात करें तो कौन सा होगा साथियों पावर पॉइंट के अंदर से, तो बाय डिफ़ॉल्ट होगा साथियों नॉर्मल होगा, ये भी याद रखना है साथियों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जूम वाला। तो जूम वाले के बारे में बात करें तो साथियों 10% से लेकर 400% तक अपन जूम कर सकते हैं, पावर पॉइंट को याद रखना। और बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो 100% आपको देखने को मिलेगा। अगर फिट टू स्केल के बारे में बात करें तो 69%, 111% और 64% आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं अपन किसके बारे में साथियों, ये आ जाता है कौन सा, ग्रे स्केल आ जाता है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि कलर के बारे में। इसमें से क्या होता है साथियों कि जो मल्टीपल कलर होते हैं उसको प्रयोग करने के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। एक विंडोज़ के बारे में बात करें तो एक न्यू विंडोज़ आ गई, एक अरेंज ऑल आ गया, एक स्प्लिट आ गई, एक कैस्केड विंडो, ये आपको देखने को मिल जाती है। शो के बारे में बात करें तो साथियों जैसे वर्ड में था वैसा का वैसा आपको देखने को मिल जाता है। एक मैक्रो और है साथियों जिसकी शॉर्टकट की आपसे बहुत बार पूछी जाती है, Alt+F8 का प्रयोग इसमें प्रयोग होता है। और साथियों इसी के साथ में आपका जो पावर पॉइंट है वो इसका कंप्लीट रिवीजन हो जाता है। मेन चीज़ें हम अपन सारी कवर कर ली हैं।
अब बात करते हैं अपन आगे आगे किसके बारे में बात करेंगे अपन, फॉर्मूला टैब के बारे में बात करेंगे। ये जो फॉर्मूला टैब है साथियों ये एक्सेल का है, ये याद रखना साथियों। एक्सेल के कुछ पार्ट हैं वो मैंने पहले करवा दिए थे, आपको उसकी PDF फाइल भी मिल जाएगी। साथ ही बात करें तो साथियों आपको उसकी क्लास मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, पटवार कंप्यूटर के नाम से है, उसको सारा की सारी चीज़ें हैं, उसमें से आपको एकदम बढ़िया तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम करवाया गया है और MS ऑफिस करवा रखा है, उसको जाकर आप देख लेना। ये जो फॉर्मूला टैब है इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करें तो इसकी जो शॉर्टकट की होती है Alt+M का प्रयोग होता है, ठीक है। इसमें जो ग्रुप की संख्या होती है साथियों 6 आपको देखने को मिलते हैं। अब इसके अंदर से कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, फिर कौन कौन सी, जैसे फंक्शनल लाइब्रेरी होगी, डिफाइन लाइब्रेरी, डिफाइन नेम हो गया, फॉर्मूला ऑडिटिंग हो गया, कैलकुलेशन हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। पेन ये नहीं चलाना था, क्या दूसरा चलाना था, ये वाला, ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन, देखो फंक्शन लाइब्रेरी के बारे में बात करें। फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर से इसमें से क्या होता है साथियों, इसमें से फॉर्मूलाज होते हैं, ये भी याद रखना। कल परसों आपके पटवार में सवाल आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल के अंदर से फॉर्मूला नहीं होता, तो केमिकल वाला फॉर्मूला था ना, वो उसका आंसर था, तो इसके अंदर से ये नहीं होता है। आर्थमेटिकल फॉर्मूले होंगे, लॉजिकल फॉर्मूला होगा, डेट एंड टाइम होगा और अल्फ़ाबेटिकल, ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। अब सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं अपन किसके बारे में, फंक्शन है फॉर्मूला के बारे में। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, मैक्स फार्मूला। ये जो शीट है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। मैक्स फार्मूला के अंदर से क्या होता है कि यह सबसे बड़ी वैल्यू को ज्ञात करने के लिए प्रयोग होता है, ठीक है, ये याद रख लेना। दूसरा बात करें मिनी फार्मूला है या फिर मिनी फंक्शन है, मिनी फंक्शन है, ये किसके लिए प्रयोग होगा, सबसे छोटी वैल्यू को फाइंड करने के लिए प्रयोग होता है। दूसरा कौन सा आ गया, सम फंक्शन आ गया साथियों। इसमें से संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए। काउंट के बारे में बात करें तो संख्याओं की गिनती करने के लिए। एवरेज के बारे में बात करें, एवरेज वाला नहीं है कि काउंट वाला हो गया, एवरेज का जो आता है इसमें से औसत निकालने के लिए फॉर्मूला प्रयोग होता है। इवन के बारे में बात करें तो इसमें से नंबर को सबसे नज़दीक वाले इवन नंबर में बदलने के लिए इसका प्रयोग होता है। ओड के बारे में बात करें तो ये सबसे नज़दीक वाले ओड नंबर को बताने के लिए इसका प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, एक आता है ABS फंक्शन। ABS फंक्शन थोड़ा सा याद रखना, यह किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू को वापस करता है, याद रखना, विदाउट साइन। जैसे आपके पास में से 0.17 लिखा मैंने, कितना लिखा, जैसे मैंने -17 लिखा तो मेरे पास में आंसर कितना देगा, ये 17 देगा आउटपुट, ठीक है। दूसरा बात करते हैं अपन, देखो दूसरा आता है साथियों सीलिंग फंक्शन। सीलिंग फंक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यह किसी भी नंबर का सबसे नज़दीकी मल्टीपल को डिस्प्ले करने के लिए प्रयोग होता है। जैसे मैंने क्या लिखा साथियों, 16 लिख दिया और 9 लिख दिया। अब यहाँ पर से क्या साथियों, यहाँ पर से इसका जो सिग्निफिकेशन जो वैल्यू है वहाँ पर से आउटपुट आएगा आपके पास में 18 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा होगा, सीलिंग हो गया। दूसरा आता है साथियों फ्लोर फंक्शन। इसका जो यूज होता है साथियों, टू डिस्प्ले द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, इसका प्रयोग होता है, ठीक है। दूसरा बात करें तो फैक्ट फंक्शन के बारे में बात करें तो किसके तरीके होता है, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल डिस्प्ले करने के लिए प्रयोग होता है, फैक्ट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों कौन सा आता है, इंट फंक्शन के बारे में बात करें, यह सबसे नज़दीक के इंटीग्रेट पार्ट को डिस्प्ले करने के लिए प्रयोग होगा। मेन रूप से बात करें तो डाउन वाले के लिए प्रयोग होता है। मोड के बारे में बात करें तो साथियों शेषफल को प्रदर्शित करने के लिए होता है। पावर के बारे में बात करें तो किसी भी नंबर की घात वाली वैल्यू को ज्ञात करने के लिए होता है। प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो सभी नंबर को गुणा करने के लिए इसका प्रयोग होता है साथियों। सिंक फंक्शन के बारे में बात करें तो यह सभी नंबर को साइन रिटर्न करता है, ये याद रखना। देखो पॉजिटिव को पॉजिटिव करेगा, नेगेटिव को नेगेटिव करेगा और जीरो को जीरो करेगा। दूसरा कौन सा आता है, SQRT आता है साथियों। SQRT के अंदर से क्या होता है कि किसी भी नंबर का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग होता है। लेन के बारे में बात करें तो लेन फंक्शन के अंदर से क्या होता है कि किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग होता है, ठीक है। इंक्लूडिंग किसका प्रयोग होगा साथियों, जो ब्लैंक स्पेस है उसको भी प्रयोग ले लेता है। जैसे मैंने क्या लिखा साथियों अपने पास में से, मैंने लिखा यहाँ पर से मैंने मेरा नाम लिख दिया, दीपक लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर से लिखा, जैसे ही मिट गया क्या, दोबारा से लिखते हैं इसको, ये लिखा देखो दीपक लिख दिया, यहाँ पर से स्पेस लिख दिया। अब इनको काउंट करेगा, काउंट करने के बाद मेरे पास में आउटपुट कितना देगा, देखो 6 नंबर तो ये हो गए और 2 स्पेस ये हो गए, तो यहाँ पर से अपने पास में से आउटपुट आएगा 8। इस प्रकार से ये काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो नेक्स्ट कौन सा आ गया, लेन आ गया। अपर के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर से क्या होता है कि अक्षर को बड़े अक्षरों में प्रदर्शित करने के लिए काम होगा साथियों। दूसरा बात करें लोअर तो इसका ऑपोजिट आएगा, मतलब कि जो भी अक्षर है उसको कैपिटल लेटर में आ जाता है साथियों। अपर के बाद में जो नेक्स्ट वाला आता है साथियों, ये क्या काम करता है, ये काम करेगा, देखो किसी भी नंबर के डेसिमल पार्ट को हटाकर प्रदर्शित करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, ये वाला जो फंक्शन होता है ये क्या काम करेगा, 2 या 2 से अधिक जो स्ट्रिंग होती है उनको एक साथ लिखने के लिए प्रयोग होता है। स्ट्रिंग क्या होती है साथियों, ये आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, फिर मैं वो बता देता हूँ। डबल कोट जो चीज़ होती है इसको स्ट्रिंग बोला जाता है, ये थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात करें साथियों,
नेक्स्ट कौन सा आ गया, ये फंक्शन है, ये कोड फंक्शन के बारे में बात करें तो इसमें किसी भी करेक्टर को यहाँ पर से जो आस्की कोड की जो वैल्यू है उसको बताने के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट बात करें इस फंक्शन के बारे में बात करें तो इसके अंदर से क्या होता है कि कॉल वैल्यू के बारे में बात करें, सॉरी सेल फंक्शन, सेल फंक्शन क्या करेगा कि सेल के कांस्टेंट को वेरीफाई करने के लिए काम में लिया जाता है। दूसरा बात करें साथियों केयर फंक्शन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है साथियों, यह कोड फंक्शन का उल्टा होता है, ये याद रखना। दूसरा कॉलन फंक्शन के बारे में बात करें तो कॉलन के अंदर से क्या होता है किसी भी सेल के कॉलन नंबर को प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रयोग होता है। फिर एक साथियों फिक्स्ड आ जाता है, इसमें से किसी भी दशमलव नंबर को फिक्स्ड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जीसीडी थोड़ा सा याद रखना, किसी भी इंटीग्रेटेड का सबसे बड़ा कॉमन डिवीजन ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग होता है। एलसीएम बात करें तो एलसीएम आपको पता ही है। दूसरा बात करें एलईएफटी के फॉर्म, इसका प्रयोग क्या होगा, यह पहला अक्षर व अक्षरों के समूह को रिटर्न करता है, याद रख। नेक्स्ट बात करें ये जो फंक्शन होता है साथियों, ये दो स्ट्रिंग के को चेक करने के लिए प्रयोग होता है। जैसे अपने पास में से किया गया, जैसे दो स्ट्रिंग है उनको चेक करने के लिए इसका प्रयोग अपन कर सकते हैं। जैसे डबल कोटेड चीज़ों में से एक चीज़ यहाँ, एक स्ट्रिंग ये आ गई, दूसरी स्ट्रिंग ये आ गई, इन दोनों के बीच में से चेक करने के लिए बताएगा कि ये ट्रू है फिर फॉल्स है, उसके बारे में बताता है। ठीक है, फाइंड आपको पता है कि फाइंड करेगा, इसमें से क्या होता है यह स्टार्टिंग को अंदर से क्या होता है मेन रूप से बात, तो जो स्ट्रिंग पोजीशन है उसको रिटर्न कर देता है। ठीक है, रिप्लेस के बारे में बात करें तो इसके अंदर से क्या होता है कि इसके द्वारा स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के साथ में बदला जा सकता है, बस इतना ही याद रखना है। दूसरा बात करें तो दूसरा कौन जाता है साथियों, ट्रिम फंक्शन आ जाता है। ट्रिम फंक्शन क्या होता है साथियों, जो एक्स्ट्रा स्पेस होता है उसको हटाने के लिए इसका प्रयोग होता है। इफ के अंदर से बात करें तो किसी भी कंडीशन को चेक करने के लिए इसका प्रयोग होता है साथियों। एक आता है साथियों इफ एरर वाला, इफ एरर फंक्शन क्या होता है साथियों, एरर वैल्यू को किसी भी नई वैल्यू में बदलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा था डेट, डेट के बारे में बताएगा, डे के बारे में बताएगा, मंथ मंथ के बारे में बताएगा, ईयर के बारे में बताएगा, टाइम टाइम के बारे में बताएगा साथियों, नाउ के बारे में बताएगा, या फिर बोल सकते हैं कि नाउ क्या करेगा, डेट और टाइम दोनों को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग होता है। ये भी थोड़ा सा याद रख लेना साथियों। दूसरा बात करें वैल्यू फंक्शन क्या होगा, इसके द्वारा स्ट्रिंग को वैल्यू में बदला जाता है। एक पीआई फंक्शन भी होता है साथियों, इसमें से पीआई की वैल्यू को 15 डिजिट तक बनाया जाता है, ये भी याद रखना। ठीक है, एक लोकअप के बारे में बात करते हैं। लोकअप फंक्शन क्या होता है साथियों, इसमें से कंडीशन के आधार पर सबसे नज़दीक की वैल्यू को बताने के लिए इसका प्रयोग होता है। वी लॉकअप भी आ जाता है साथियों, इसी के साथ में कौन सा आएगा, ये रहा भाई वी लॉकअप। इसमें से क्या होता है साथियों, इसमें से मेन रूप से बात करें तो इसमें किसी भी कॉलम की वैल्यू को कंडीशन के आधार पर बताया जाता है। एच लॉकअप के बारे में बात करें साथियों, एच लॉकअप क्या होता है, इसमें किसी भी रो और वैल्यू, जो रो की वैल्यू को कंडीशन के आधार पर बताया जाता है। एक राउंड फंक्शन भी होता है साथियों। ठीक है, राउंड फंक्शन के अंदर से क्या होता है कि दशमलव बताने वाले अंकों के अंदर से क्या होता है कि मतलब कि आवश्यकता अनुसार अपने को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। एक सब टोटल के बारे में बात करें तो उनका एक सारा का सारा टोटल अपने पास में रिजल्ट निकाल कर दे देता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फॉर्मूला ऑडिटिंग के बारे में। इसके द्वारा फॉर्मूला, शो, एरर और एक्यूरेट फॉर्मूले जैसे काम किए जाते हैं, ये याद रखना। अगर फॉर्मूला शो करना तो अपने पास में से ये शॉर्टकट की आपको देखने को मिलती है, अगर एक्यूरेट फॉर्मूला है उसके लिए आपको रिजल्ट निकाल कर देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं अपन कैलकुलेशन के बारे में। इसके माध्यम से सिंगल सीट और कंप्लीट वर्क के फंक्शन को कैलकुलेट किया जाता है। अगर सीट की कैलकुलेशन की जाए तो कौन सी शॉर्टकट की होगी, शिफ्ट प्लस F9 का होगा। अगर पूरे काम की जाए तो F9 का प्रयोग होता है। नेक्स्ट बात करते हैं डेटा टैब के बारे में। डेटा टैब की जो शॉर्टकट की होती है Alt प्लस D का प्रयोग होता है लाडले। इसमें से 5 ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे। कौन सा, गेट, एक्सटेंड, डेटा मिलेगा। दूसरा कौन सा मिलेगा साथियों, कॉन्टिन्यूस मिलेगा। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है साथियों, कंट्रोल प्लस Alt प्लस F5 होती है। दूसरा बात करें साथियों कौन सा आता है, शॉर्ट एंड फिल्टर आ जाता है, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस L का यूज होता है। डेटा टूल के बारे में बात करें, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखना। एक आउटलाइन होता है, ये आपके पास में से 5 ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे डेटा टेब। तो पहले बात कर लेते हैं अपन गेट एक्सटेंड डेटा के बारे में। इसके माध्यम से किसी भी एक्सटर्नल डेटा को एक्सेल में इंपोर्ट किया जाता है, याद रखना। कॉन्टिन्यूस के बारे में बात करें तो सभी प्रकार के जो कंटिन्यूस को प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रयोग होता है, याद रखना है। ठीक है, शॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में बात करें तो शॉर्ट एंड फिल्टर में किसको शॉर्ट करना है, किसको फिल्टर करना है, ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। डेटा टूल के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर से क्या होता है साथियों कि मेन रूप से बात करें तो ये रिम्यू मतलब कि डुप्लीकेट को चीज़ करती है, मतलब कि जो डुप्लीकेट चीज़ होती है उसको हटा देती है। दूसरा बात करें तो डेटा वैलिडेशन को इसको प्रयोग होता है। जैसे अपने पास में फॉर्म भरा होगा तो यहाँ पर से क्या होता है साथियों, जैसे आपके पास में कोई एज लिख रखी है तो यहाँ पर से सवाल जैसे न्यूमेरिक नंबर ही लेगा वो, यहाँ पर से उसने क्या लगा दिया, डेटा वैलिडेशन वाली चीज़ लगा जाती है। जैसे अपने पास में से 10 लिखेगा, न्यूमेरिक नंबर ही लेगा 12 13। ऐसे थोड़ी है कि आपने जैसे कोई एज वाला आ गया और उसमें आपने लिख दिया क्या आंसर लिखा ABC लिख दिया, तो ऐसे थोड़ी सा मान्य होता है। वो क्या होता है, डेटा वैलिडेशन वाली कंडीशन लगा रखी है।
ठीक है। दूसरा बात करते हैं कंसोलिडेशन। इसके अंदर से क्या होता है कि मल्टीपल रेंज को किसी भी रेंज में कंबाइन करने के लिए इसका प्रयोग होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। एक और आ जाता है एनालिसिस। इसके अंदर से क्या था कि विभिन्न प्रकार की अलग अलग वैल्यू को फॉर्मूला के अंतर्गत एंटर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन आउटलाइन ग्रुप के बारे में। इसमें से क्या होता है साथियों कि मल्टीपल रो और कॉलम का ग्रुप बनाया जाता है। शॉर्टकट की अगर बात करें तो ग्रुप के अंदर से कौन सा होगी साथियों, शिफ्ट प्लस एल्ट प्लस एरो वाला निशान है, ये तो ग्रुप के लिए होगा। अगर इसको अनग्रुप करना है तो साथियों शिफ्ट प्लस एल्ट प्लस ये लेफ्ट की तरफ मूव हो जाएगा इसका, ये राइट की तरफ से ग्रुप होगा और ये अनग्रुप हो जाएगा। ये थोड़ी सी याद रख लेना। अब बात करते हैं अपने कौन सा, रिव्यू टैब आ गया। रिव्यू टैब में साथियों आपको 4 ग्रुप देखने को मिलेंगे। इसमें से कौन कौन सा, प्रूफिंग मिलेगा, लैंग्वेज मिलेगा, कमेंट मिलेगा और चेंज देखने को मिल जाता है। ठीक है, बात की जाए सबसे पहले प्रूफिंग के बारे में, तो प्रूफिंग के अंदर से क्या होता है कि वर्ड के समान ही आपको 4 चीज़ें देखने को मिलेंगी। F7 है, इसका प्रयोग होगा स्पेलिंग को चेक करने के लिए। और दूसरा बात करें अल्ट प्लस क्लिक है, ये रिसर्च करने के लिए मतलब प्रयोग होता है। थीजर्स के बारे में शॉर्टकट की है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। शिफ्ट प्लस F7 का प्रयोग होता है। लैंग्वेज के अंदर से क्या होता है साथियों, ट्रांसलेटर की तरह काम होता है। कमेंट के बारे में बात करें, अगर न्यू कमेंट करना है तो देखो ये न्यू कमेंट वाला जाता है। अगर देखो दूसरी चीज़ और आ जाती है, दूसरी चीज़ क्या जाती है, शिफ्ट प्लस F2 का है, इसका प्रयोग इसमें किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं लाडले किसके बारे में, व्यू टैब के बारे में चर्चा कर लेते हैं। व्यू टैब में अल्ट प्लस W का प्रयोग होगा शॉर्टकट की, दूसरी अल्ट प्लस V का प्रयोग हो सकता है। ग्रुप की संख्या बात की जाए, अल्ट टैब के अंदर से 5 आपको देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी, वर्क बुक व्यू मिलेगी, दूसरा शो मिलेगी, दूसरा जूम मिलेगी, तीसरा विंडो मिलेगी और चौथा मैक्रो मिलेगी। जो वर्क व्यू है उसमें से वर्ड के समान ही व्यू आपको देखने को मिल जाता है। शो के बारे में बात करते हैं, देखो, या फिर बोल सकते हो कि जैसे वर्क बुक व्यू है उसमें से 5 प्रकार के व्यू आते हैं। कौन कौन सा, नॉर्मल आ गया, पेज लेआउट आएगा, फुल स्क्रीन आएगा, पेज ब्रेक व्यू आएगा और कस्टम आएगा। इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए किसके बारे में साथियों, देखो, और अगर जो वर्क व्यू है उसमें से जो बाय डिफ़ॉल्ट होगा साथियों वो नॉर्मल व्यू होगा, वो भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। शो के बारे में बात करें तो साथियों रूलर होगा, ग्रिड लाइन हो गया, फॉर्मूला बार हो गया, हैंडलिंग हो गया, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। थोड़ा सा जूम वाला है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें से जूम परसेंटेज होता है वो 10% से लेकर 400% तक होता है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको 100% आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, मैक्रो की थोड़ी सी शॉर्टकट की याद रखना, अल्ट प्लस F8 है, इसकी शॉर्टकट की आपको देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ में आपको साथियों जो MS एक्सेल है वो यहाँ पर से कंप्लीट हो जाता है। आगे जो आपका बचता है साथियों, कौन सा बचता है, एक तो MS पावर पॉइंट हो गया। MS पावर पॉइंट के बाद में दूसरा कौन सा होगा, MS एक्सेल अपने जो पार्ट बचा था वो कर लिया। कुछ पार्ट बचते हैं साथियों, देखो कौन सा वाला, यहाँ पर से जाता है MS वर्ड आता है, वो इस वीडियो में सारा का सारा आपको मिल जाएगा। ठीक है, 15 वीडियो डाल रखे हैं साथियों, 15-15, 20-20 मिनट के वीडियो हैं, इसको देख लेना, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। मैं ये नहीं कह सकता कि हूबहू छप जाएंगे मेरे पढ़ाए हुए, लेकिन मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि मैं जितना पढ़ा रहा हूँ साथियों वो आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक, मैंने प्रयास किया है कि सारी की सारी चीज़ें आपकी कवर हो, और मैं दुआ करता हूँ कि आपके एग्जाम में सवाल पूछे वो आपका सही हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके साथियों कंप्यूटर में 30 में से 30 नंबर आ जाएँ। सारा का सारा कंटेंट अपने साथियों बढ़िया तरीके से रिवीजन कर लिया साथियों। ज़्यादा डिटेल में आपको और देखना है तो साथियों ये 15 वीडियो हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है, 15-15, 20-20 मिनट के वीडियो हैं साथियों। 2x में भी लगाओगे तो 1 घंटे के अंदर से काम ये हो जाएगा, और 1.5 घंटे का काम ये है। 1 दिन के अंदर से 1.5-2 घंटे में आपका काम करोगे तो पूरा का पूरा कंप्यूटर तैयार हो जाएगा। 30 नंबर आपके आराम से तैयार हो जाएंगे। मैं दोबारा से कर सकता हूँ साथियों कि हूबहू तो सवाल मिलेंगे नहीं, लेकिन इससे बाहर जाएगा नहीं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें साथियों। क्लास की PDF फाइल मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। दूसरी बात और है साथियों, जो भी आपने कंप्यूटर में सवाल करोगे वो मैं आपसे हार्डली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको इंग्लिश में पढ़ने हैं, इंग्लिश में ही उसको सही करना है। हिंदी में पढ़ने बैठ जाओगे तो साथियों आपसे सवाल वो नहीं होगा, क्योंकि हिंदी में ऐसे अटपटे वर्ड आते हैं। तो मेन रूप से बात करें तो इंग्लिश के जो कुछ वर्ड होते हैं वो अपन जनरली सुनते रहते हैं, इसलिए अपना वो सही हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।